सेक्स एजुकेशन सीजन 4 की शुरुआत में हम मेव को देखते हैं जो अपने अमेरिकन कॉलेज में होती है और वहाँ पर सभी हुकअप कर रहे थे, जिसे देखकर मेव काफी एक्साइटेड फील करने लगती है और वो ओटिस को मैसेज करती है और वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। ओटिस भी मेव को बहुत मिस कर रहा था और सोचता है कि काश वो उसे मिल पाता। मेव इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपना प्राइवेट फोटो भेज देती है और उसे कहती है अब तुम्हारी बारी। इसके बाद ओटिस अपने दूल्हे को शेव करने लगता है, लेकिन फोटो खींच तो लेता है पर वो उसे भेजता नहीं। फिर स्कूल जाने के लिए वो रेडी होता है और वो नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने और अपनी छोटी बहन जॉय से मिलता है और उसकी माँ जीन भी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है प्रेगनेंसी के बाद से और बताती है कि उसे एक नया जॉब इंटरव्यू में जाना है एक रेडियो शो में, जिसमें वो सेक्स के बारे में बात करेगी क्योंकि वो एक सेक्स थेरेपिस्ट है। जॉय ओटिस के जैकेट पर उल्टी कर देती है, लेकिन ओटिस ध्यान नहीं देता और ओटिस कहने लगता है कि आज उसका नया स्कूल में पहला दिन है क्योंकि उनका पुराना स्कूल यानी कि मॉडल हाई स्कूल बंद हो गया स्टूडेंट्स के ही कारनामे की वजह से। इसके बाद वो बाहर आता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड एरिक उसका इंतजार कर रहा था और ओटिस अपने दोस्त को बताता है कि वो अपने नए स्कूल में भी बिल्कुल पुराने दिनों की तरह अपना सेक्स थेरेपी क्लिनिक चलाने वाला है क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि वो थेरेपी देने के लिए ही बना है। इसके बाद हम कैल को देखते हैं जो खुद को नॉन बाइनरी आइडेंटिफाई करती है और वो 6 महीने से टेस्टोस्टेरोन ले रही है, जिसके वजह से उसके शरीर में कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि चेहरे पर बाल आए हैं और इस वजह से वो काफी खुश है। एमी खुद को प्लेजर दे पा रही है जो पहले वो सोचती थी कि ये बहुत बुरी बात है। दोनों दोस्त नए स्कूल के रास्ते जा रहे थे, लेकिन ये स्कूल काफी दूर है और वो बीच रास्ते में ही थक जाते हैं और लगता है कि उन्हें बस लेना चाहिए था। ओटिस एरिक को बताता है कि मेव ने उसे अपना प्राइवेट फोटो भेजा, जिस पर एरिक भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम्हें भी भेजना चाहिए, लेकिन ओटिस कहता है मैंने नहीं भेजा क्योंकि ये सबसे मैं परेशान हो जाता हूँ। एरिक कहता है लेबर क्लब में गे नाइट होने वाला है जिसके लिए वो अपने दोस्त से कहता है उसके साथ चलने। फिर आखिर में दोनों अपने नए स्कूल पहुंच जाते हैं कैवेंडिश कॉलेज और यहाँ का माहौल काफी अलग है, सभी बहुत खुश हैं। फिर वहाँ पर रूबी आती है अपना कार लेकर, लेकिन उसे स्कूल के अंदर नहीं बल्कि स्कूल के बाहर कार पार्क करना होगा और एरिक और ओटिस सोच रहे होते हैं कि रूबी के दोस्त अनवर और ओलिविया कहाँ हैं। तीनों तो एक ही साथ रहते थे, जिस पर एमी कहती है कि वो दोनों शायद नॉर्थबेरी के टेलर सेकेंडरी में हैं। फिर तीनों स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ पर भी सब कुछ बहुत ही सुंदर और काफी अलग था। जैक्सन और विव भी स्कूल में आते हैं और वो भी बताते हैं कि उसका और उसका बॉयफ्रेंड यूजिन का ब्रेकअप हो गया क्योंकि इस साल के बीच में उनका स्कूल चेंज हुआ है तो उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए ब्रेकअप करना पड़ा। कैवेंडिश की स्टूडेंट एबी सभी से बात करते हुए अपने दोस्त आयशा और अपने बॉयफ्रेंड रोमन से मिलाती है और वो सारे नए स्टूडेंट यानी कि मॉर्डेल के स्टूडेंट को टैबलेट देती है जिसमें उन्हें स्कूल का सारा स्केड्यूल मिल जाएगा। इसके बाद वो तीनों नए स्टूडेंट को स्कूल का टूर देते हैं और उन सभी को पता चलता है कि इस स्कूल में कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है, सभी एक साथ चलते हैं, पीठ पीछे कोई बात नहीं कर सकता और अगर गॉसिप करना है तो उसके लिए अलग कमरा है यहाँ पर और इको फ्रेंडली होने के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये कैंपस जनरल न्यूट्रल है ताकि लोगों को अपने असलियत से भागना ना पड़े। ओटिस सारे स्टूडेंट्स में पैम्पलेट बांटने लगता है कि वो स्कूल में अपना सेक्स थेरेपी स्टार्ट करना चाहता है और पहला थेरेपी एकदम फ्री होगा और वहाँ ओटिस आइजैक को भी देखता है जो भी अपना अधूरा पढ़ाई पूरा करने के लिए आया है और जाने से पहले एरिक अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को फोटो जरूर भेजना होगा। लिफ्ट में एमी और आइजैक एक साथ होते हैं और दोनों अपने ड्राइंग क्लास के लिए जा रहे थे, तभी लिफ्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिस पर आइजैक गुस्सा हो जाता है और एमी चौंक जाती है ये जानकर कि आइजैक कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेव का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो दोनों अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और बात करते करते एमी अनजाने में ही आइजैक के अपाहिज होने को लेकर अजीब बात कर देती है जिससे दोनों के बीच सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाता है। एरिक अपने क्लास में जाता है तो देखता है कि क्लास में उसके पुराने हेड मास्टर मिस्टर ग्रॉफ होते हैं जिसे देखकर वो चौंक जाता है और आज यहाँ मिस्टर ग्रॉफ का पहला दिन है और वो एरिक से पूछते हैं क्या उसका बेटा एडम स्कूल आया है, जिस पर एरिक कहता है उसे नहीं पता क्योंकि अब वो दोनों दोस्त नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये स्कूल पूरा पेपरलेस है और मिस्टर ग्रॉफ प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर लिखने लगते हैं, इस वजह से पेन काम नहीं करता। एमी अपनी दोस्त मेव को मैसेज करती है कि उसके नए स्कूल में आइजैक भी है। एमी को लगता है कि आइजैक उससे नफरत करता है। मेव कहती है कि वो लड़का दिल का अच्छा है। मेव और उसके दोस्त एक बड़े राइटर टीचर के बारे में बात कर रहे थे जिसके अंदर इंटर्न का काम करना काफी लकी माना जाता है। सारे राइटर स्टूडेंट अपने क्लास में जाते हैं और उनके टीचर काफी स्ट्रिक्ट है और वो पहले ही कह देते हैं कि तुम लोगों में से बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो शायद नॉवल लिख पाएंगे और उनसे कमा पाएंगे और वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम लोगों ने मेरे बुक को पढ़ा कि नहीं और वो स्टूडेंट से उनके थॉट्स पूछते हैं, जिस पर मेव जो कहती है टीचर उस पर एग्री करते हैं। लेकिन जब बीच क्लास में मेव का फोन बजने लगता है तो टीचर उसका फोन लेकर बाहर फेंक देते हैं। एमी और आइजैक ड्राइंग क्लास में होते हैं और कैल अपने आसपास की चीजों को देखकर और बाकी ड्राइंग्स को देखकर कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाती है, जैसे कि उसे ऑर्गेज़म हो रहा हो। एडम अपने घर पर ही अपने और एरिक की तस्वीर देख रहा था और तभी उसकी माँ मॉरिन उसे जीन का फोन आता है और वो उसे कहती है क्या तुम कुछ घंटों के लिए जॉय की देखभाल कर सकती हो। मॉरिन कहती है मुझे सेल्फ डिफेंस क्लासेस के लिए जाना है। मॉरिन एडम को समझाती है कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते, ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन तुम ऐसे घर पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को याद नहीं कर सकते, कुछ तो करना होगा। क्लास के बाद मेव और उसके बाकी दोस्त मिलकर बाहर गार्डन में फोन ढूंढ रहे थे और आखिर में उसे फोन मिल जाता है और मेव अपने दोस्तों से पूछती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपना इंटीमेट पिक्चर भेजा है लेकिन बदले में उसे रिप्लाई नहीं आया तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम उसे इग्नोर करो या फिर हो सकता है वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। कैवेंडिश में ओटिस थेरेपी देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे क्लिनिक चलाने के लिए जगह भी मिल गया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का उसे मैसेज आता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है जिस पर ओटिस फिर से इग्नोर करता है। जीन जाती है अपना इंटरव्यू के लिए और उसकी बातों को सुनकर उसे रेडियो शो करने के लिए
एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसे इसी हफ्ते शुरू करना होगा, जो जीन के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा क्योंकि उसकी बेटी जॉय अभी बहुत छोटी है। कैफेटेरिया में रूबी एबी के सीट पर आकर बैठ जाती है, जिस पर एबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से चली जाती है। रूबी काफी अकेली है और उससे भी ज्यादा अकेले है मिस्टर ग्रॉफ, जो बाथरूम में टिफिन कर रहे थे, और बगल वाले स्टॉल में रूबी भी आ जाती है अपना टिफिन करने। जो कभी स्कूल में पॉपुलर हुआ करती थी वो इस स्कूल में अकेली है, उससे कोई पूछता भी नहीं। एरिक एबी और उसके दोस्तों के साथ बैठकर लंच करता है और एबी पूछती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। एरिक बताता है कि वो अपना सेक्स थेरेपी क्लिनिक चला रहा होगा और वो अपने दोस्त की तारीफ करते हुए कहता है कि वो सेक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। एबी उसे पूछती है क्या तुम ओ के बारे में जानते हो। एक लड़की ओटिस के क्लिनिक में आ जाती है ओ को ढूंढते हुए, और ओ कोई और नहीं बल्कि दूसरी सेक्स थेरेपिस्ट है। ये सुनकर ओटिस हैरान हो जाता है और बाहर आकर वो दूसरे सेक्स थेरेपिस्ट के कमरे को देखता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त एरिक आता है और दोनों घबरा जाते हैं कि कॉलेज में एक और सेक्स थेरेपिस्ट है। ओटिस नए थेरेपिस्ट से बात करना चाहता है, लेकिन अपॉइंटमेंट चेक करता है तो देखता है कि उसे 4 दिन के बाद का स्लॉट मिलता है, मतलब कि ये सेक्स थेरेपिस्ट कितनी पॉपुलर है। तभी थेरेपिस्ट बाहर निकलती है और ओटिस से कहती है कि एक स्टूडेंट ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, तुम आ सकते हो। और दोनों अंदर जाकर बातें करते हैं और वो बताने लगती है कि वो पहले सेक्स थेरेपी के बारे में वीडियो बनाती थी और उससे पता चला कि फेस टू फेस लोगों से बात करना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और वो ओटिस की माँ की बहुत बड़ी फैन है। ओटिस बताता है कि उसकी नई बहन इस दुनिया में आई है और वो पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ सिंगल मदर है, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी थके हुए हो, घर पर बहुत मदद करना पड़ता होगा। ओटिस कहता है कि उसकी माँ हाल ही में ब्रेकअप से गुजरी है और वो अब काम स्टार्ट करना चाहती है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ओटिस कहता है कि ये एक लड़की का मैसेज था जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, वो अमेरिका में है और वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपना प्राइवेट फोटो भेज नहीं पा रहा। ओटिस ने फोटो खींचा है लेकिन फोटो देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती है कि लड़के आमतौर पर बॉडी इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम शायद इंटीमेट होने से डरते हो, तुम्हें लगता है कि शायद वो कभी नहीं लौटेगी, लेकिन ओटिस को उम्मीद है कि मेव जरूर लौटेगी। फिर जब समय खत्म हो जाता है तो ओटिस उससे कहने लगता है कि असली सेक्स थेरेपिस्ट मैं हूँ और तुमने मेरा आइडिया चुराया है। ओटिस और एरिक ऑनलाइन देखते हैं कि वो काफी फेमस है और उसके बहुत फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन ओटिस कहता है कि वो अच्छी थेरेपिस्ट नहीं है, उसकी एडवाइस कोई काम की नहीं है, जिसके बाद वो अपना एक प्राइवेट फोटो मेव को भेज देता है। ओटिस बाकी स्टूडेंट्स को बताने के लिए स्टेज पर जाकर अपने सेक्स थेरेपी क्लिनिक के बारे में बताने लगता है। पहले तो वो काफी नर्वस था और अजीब अजीब बातें करने लगता है, जैसे कि वो 24 घंटे सेक्स के बारे में ही सोचते रहता है, जिस पर लोग कहते हैं लगता है ये लड़का सेक्स एडिक्ट है। बाद में वो क्लियर करता है कि उसकी माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट है, इसलिए वो भी सेक्स एडवाइस देने में माहिर है। फिर वो अपना फोन कनेक्ट करता है प्रोजेक्टर से, वो भी अपने क्लिनिक का एड दिखाने के लिए, लेकिन गलती से उसके फोन से प्राइवेट पिक्चर्स प्रोजेक्ट होने लगते हैं, जिससे सारा माहौल बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि कैल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है और अब तो ओटिस मुंह दिखाने लायक नहीं रहा क्योंकि उसके दूल्हे का पिक्चर सभी ने देख लिया। एरिक उससे कहता है कि ये स्कूल पिछले स्कूल जैसा नहीं है, यहाँ सभी लोग तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। ओटिस सोच रहा है कि अब उससे थेरेपी लेने कौन आएगा, तो वहाँ कैल आती है और कहती है मुझे थेरेपी चाहिए, और वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि वो 6 महीने से टेस्टोस्टेरोन पर है और डॉक्टर ने कहा था कि अब वो शायद लड़कों की तरफ फील करेगी, लेकिन उल्टा वो काफी एक्साइटेड फील करती है, वो भी सेक्सुअली, और वो हर चीज को देखकर कुछ ज्यादा ही सेक्सुअली अराउज्ड फील करती है, इसीलिए वो ओटिस के पास आई है। ओटिस उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम तो लगभग हर लड़कों के साथ होता है, तुम जो फील कर रही हो वो किसी टीनेज बॉय की तरह ही है, कभी भी सेक्सुअली अराउज्ड फील करना ये नेचुरल है, ये भले ही मुश्किल हो सकता है लेकिन तुम्हें इस सफर का मजा लेना चाहिए। जैक्सन कैल को इग्नोर करता है तो वहीं विव बो नाम के लड़के को पसंद करती है। ओटिस घर आता है और अपनी माँ को बता रहा होता है कि स्कूल में एक और सेक्स थेरेपिस्ट है जो काफी पॉपुलर है, वो भी ऑनलाइन। तो वहीं उसकी माँ अपनी लैपटॉप पर काम कर रही थी और अपने नए शो के बारे में अपने बेटे को बताती है कि उसे नौकरी मिल गई और उसे जल्दी स्टार्ट करना होगा, जिस पर ओटिस पूछता है कि जॉय का ख्याल कौन रखेगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि जॉय अपने झूले में नहीं है। फिर जीन अपने कमरे में जाकर देखती है कि जॉय कमरे में है, वो भूल गई थी। ओटिस अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और वो किसी को कॉल करता है क्योंकि उसकी माँ आजकल बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। एरिक एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी माँ उसे आकर कहती है कि तुम्हें चर्च जाना चाहिए क्योंकि तुम अभी तक बैप्टाइज नहीं हुए। एरिक अपनी माँ की बात मान जाता है और कहता है कि वो सोचकर बताएगा। तो वहीं मिस्टर ग्रॉफ अपनी वाइफ मॉरिन से मिलने जाते हैं और अपने बेटे एडम के बारे में पूछते हैं। मॉरिन कहती है कि एडम अभी भी तुमसे डरता है। माइकल यानी कि मिस्टर ग्रॉफ कहते हैं कि मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थेरेपी ले रहा हूँ। फिर वो वापस जाता है और वो ऊपर खिड़की पर अपने बेटे को देखता है और दोनों दूसरे को देखकर हाथ हिलाते हैं। मेव अपने कमरे में आती है तो देखती है कि एमी ने उसके लिए सेक्स टॉय भिजवाया है। ओटिस का उसे कॉल आता है और पूरे दिन इग्नोर करने के बाद ओटिस उससे माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेव वापस नहीं लौटेगी क्योंकि वो अमेरिका में काफी एंजॉय कर रही है, लेकिन मेव सच बताती है कि वो अपने घर को बहुत मिस कर रही है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को फोन पर ही प्लेजर देने लगते हैं और मेव को दूसरा कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे जाना होगा, वो अपने दोस्त टायरॉन के साथ पिज्जा खाने जाने वाली थी। ये सुनकर ओटिस ऑनलाइन टायरॉन को चेक करता है कि आखिर ये लड़का है कौन।
एपिसोड 2 में जैक्सन अपनी नई गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ सेक्स कर रहा था, लेकिन जैक्सन को चरम सुख तक पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे ही एनाबेल फिंगरिंग करती है तो जैक्सन पीक तक पहुंच जाता है, लेकिन वो काफी कंफ्यूज था कि इसे इतनी देरी क्यों लग रही थी। तो वहीं ओटिस ऑनलाइन टायरन को देख रहा था और वो ये भी देखता है कि टायरन का बॉडी काफी जबरदस्त है, जबकि ओटिस ऐसा नहीं है। तभी वहाँ जीन की छोटी बहन जोआना पहुंच जाती है, जिसे देखकर जीन खुश नहीं है, लेकिन उसे ओटिस ने बुलाया है क्योंकि उनके घर में मदद की जरूरत है और जब तक जरूरत हो जोआना यहाँ रह सकती है। तो वो जीन से कहती है कि तुम जाकर अपना काम करो, मैं सब कुछ देख लूंगी। फिर वो ओटिस से पूछती है कि बच्चे का बाप कौन है, जिस पर ओटिस कहता है पता नहीं, और कहता है कि ये बात जीन से मत पूछना नहीं तो वो फिर से नाराज हो जाएगी। ओटिस एरिक को टायरन के बारे में बताता है और उसकी बॉडी देखकर एरिक भी घायल हो जाता है और कहता है कि इसके सामने तो तुम कंपटीशन भी नहीं हो। उस दिन रूबी बाइसाइकिल से स्कूल पहुंचती है और रोमन और एबी का आज झगड़ा हुआ है। तो वहीं जैक्सन कैल को इग्नोर कर रहा था। माइकल एक लड़के की वजह से गिर जाता है। फिर वहाँ एक टीचर आती है ग्लोरिया, जो माइकल के आफ्टर शेव की तारीफ करती है। मॉरिन अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे पापा आज डिनर बनाना चाहते हैं। ओटिस अपने लिए एक नया कमरा बुक करता है थेरेपी चलाने के लिए, वो भी बिल्कुल ओ के कमरे के बगल में। वो अपना स्नैक्स रेडी कर रहा था और एरिक बैप्टिज्म के बारे में बात करता है जहाँ वो नहीं जाना चाहता। एमी आइजैक से मिलती है और वो उससे माफी मांगती है कि कभी कभी मैं बहुत स्टूपिड बातें कर देती हूँ, मुझे माफ कर देना। और वो कहती है कि मेरे यहाँ दोस्त नहीं है, तो क्या हम दोनों फिर से नए शुरुआत कर सकते हैं, जिस पर आइजैक भी मान जाता है। एडम जाता है नया नौकरी करने, जहाँ उसका ये काम है कि उसे घोड़े का देखभाल करना है और बच्चों को घोड़सवारी सिखाना है, भले ही उसे घोड़े में कोई इंटरेस्ट ना हो। रूबी ओटिस को जाकर बताती है कि रोमन और एबी का झगड़ा हुआ है और रूबी उसे आइडिया देती है कि अगर तुम दोनों को मिला देते हो तो सब खुश हो जाएंगे और वो तुम्हारे पास ही आएंगे थेरेपी लेने के लिए। और बदले में रूबी चाहती है कि ओटिस एबी के सामने रूबी की तारीफ करे ताकि एबी रूबी को अपना दोस्त बना ले। वेव बो से मिलती है और दोनों पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे और एबी एरिक को लंच में योगा करने के लिए बुलाती है। ओटिस जिम जाता है ताकि वो टायरन को टक्कर का कंपटीशन दे सके और वहाँ उसे जैक्सन मिलता है और कहता है कि पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। और जैक्सन उसे बताने लगता है कि एक लड़की है जिसके साथ वो एंजॉय कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने उसके बम में उंगली डाल दी और उसे काफी मजा आया, लेकिन वो काफी कंफ्यूज है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। ओटिस उसे समझाने लगता है कि ऐसे कई हेटेरोसेक्सुअल मर्द होते हैं जिन्हें ये सब पसंद आते हैं। जैक्सन बताता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड से वो ज्यादा बात नहीं करता और वो अचानक ही उसे सरप्राइज दे देती है, जिस पर ओटिस कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करना चाहिए, भले ही ये बातें थोड़ी इंटीमेट ही क्यों ना हो। अमेरिका में थॉमस की क्लास में थॉमस सारे स्टूडेंट के नॉवल के आइडिया को देखकर कमेंट कर रहे थे और उन्हें टायरन का आइडिया काफी पसंद आता है और वो मेव के आइडिया को सीधा बोरिंग कह देते हैं। एरिक और एबी योगा कर रहे थे और आयशा भी सोच रही थी कि आखिर एबी और रोमन के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों झगड़ रहे हैं। तभी वहाँ ओटिस आता है और एरिक को एबी और आयशा के साथ हैंग आउट करते हुए देखता है, इसलिए वो एरिक से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि एबी और रोमन का झगड़ा क्यों हुआ। क्या एरिक एबी के सामने ओटिस की तारीफ कर सकता है, लेकिन एरिक कहता है कि मुझे उनके रिलेशनशिप के बीच नहीं पड़ना चाहिए। जीन का आज रेडियो शो का पहला दिन है और वो काफी स्ट्रगल कर रही थी। एरिक चर्च जाता है बैप्टिज्म क्लास के लिए और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फादर एरिक से बात करते हैं और एरिक फादर को बताता है कि वो बैप्टिज्म को लेकर श्योर नहीं है क्योंकि वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, जिस पर फादर उसे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा और तुम्हारे गॉड का रिलेशन पर्सनल है। फिर उसी शाम को उसे एबी मिल जाती है और वो बताने लगती है कि वो भी जीसस पर विश्वास करती है और वो चाहती थी कि रोमन भी जीसस को अपनाए, लेकिन वो तो नास्तिक निकला। अब एबी एरिक से कहती है कि तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और माइकल मॉरिन और एडम के लिए खाना बनाता है और मॉरिन बताती है कि एडम ने काम करना शुरू कर दिया है, वो भी स्टेबल में। एडम कहता है कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं राइडिंग इंस्ट्रक्टर बनूं। माइकल कहने लगते हैं कि कोई चीज तुम्हें पसंद है, जरूरत नहीं है कि वो काम करके तुम पैसे कमा सकते हो, फ्यूचर के बारे में भी सोचो। एडम नाराज होकर उठकर चला जाता है। ये सब देखकर मॉरिन अपने पति से कहती है कि तुम हर बात पर उसे टोकते क्यों हो, वो तुम्हारे हर बात पर इतना दुखी हो जाता है कि वो आगे ट्राई करने की सोचता भी नहीं है क्योंकि तुम नाराज हो जाओगे। माइकल ज्यादा बोलने को लेकर अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। जीन काम के बाद घर लौटती है और कहती है कि उसका पहला शो बहुत बुरा गया और वो अपने बेटे से पूछती है कि तुमने जोआना को यहाँ क्यों बुलाया, नहीं बुलाना चाहिए था। ओटिस मेव को कॉल करता है और उसे टायरन के बारे में पूछता है कि क्या वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। वो कहती है वो मेरा दोस्त है, तुम कहना क्या चाहते हो, और वो ओटिस को बता देती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, टायरन गे है। ये सुनकर ओटिस राहत की सांस लेता है, लेकिन मेव गुस्सा हो जाती है क्योंकि ओटिस उस पर शक कर रहा था। जैक्सन और एनाबेल एंजॉय कर रहे थे और जैक्सन अपने रिलेशनशिप को सीरियस रखना चाहता है, लेकिन एनाबेल नहीं, और वो जाते जाते कहती है कि तुम्हारे बॉल्स में मुझे कुछ फील हुआ, जैसे कि गांठ हो यानी कि लंप, तुम्हें एक बार डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। ये सुनकर जैक्सन थोड़ा सा डर जाता है। एरिक ये जानकर हंसने लगता है कि ओटिस बेकार ही टायरन को लेकर इतना चिंता कर रहा था, आखिरकार वो लड़का गे निकला। तभी उन्हें पता चलता है कि एबी और रोमन ओ के पास जाने वाले हैं थेरेपी के लिए और ओटिस जिम में रोमन से मिलता है और उसे बताता है कि मैं भी एक सेक्स थेरेपिस्ट हूँ और उसे पूछता है कि आखिर उसके और एबी के बीच क्या हुआ। रोमन बताता है कि 2 दिन पहले वो एबी के साथ था और वो एबी के साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। कुछ ही मिनट के बाद रोमन ने देखा कि एबी खुद को प्लेजर दे रही है और रोमन को लगा कि जैसे एबी उसे धोखा दे रही हो। ओटिस कहता है कि इसका कारण कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस या फिर थकान या फिर फैमिली का एक्सपेक्टेशन, जिस पर रोमन कहता है हो सकता है क्योंकि एबी के परिवार वालों ने उसे निकाल दिया। लेकिन एबी ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, पर वो ठीक नहीं है। ओटिस रोमन को समझाता है कि रिलेशनशिप में ज्यादा प्रेशर ना लेकर छोटी छोटी चीजों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए।
जैसे कि हगिंग, किसिंग। एबी और रोमन ओटिस के क्लिनिक से बाहर निकलते हैं खुश होकर और दोनों एक दूसरे को सबके सामने किस करते हैं। सभी लोग देखकर पागल हो जाते हैं, जिसके बाद ओटिस के क्लिनिक में लोगों की लाइन लग जाती है। तो वहीं ओ के क्लिनिक के बाहर लोग गायब होते जा रहे हैं। एमी आइजैक ड्राइंग क्लास में होते हैं और एमी को ड्राइंग करना काफी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ड्राइंग करे क्या। जिस पर आइजैक कहता है कि वीकेंड पर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और उसी ड्राइंग क्लास में आयशा और कैल एक दूसरे से बात कर रहे थे। जीन अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है। तो वहीं जोएना बताने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप होने के बाद वो रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी और आखिर में उसे जगह मिल गया। जैक्सन ओटिस के पास आता है बात करने और अपने बॉल में पाए गए गांठ के बारे में बताता है। ओटिस कहता है कि अगर ये गांठ नया है तो तुम्हें डॉक्टर से चेकअप कराने की जरूरत है। उसके जाने के बाद वहाँ ओ आती है और कहती है कि हम दोनों को टाई अप कर लेना चाहिए, लेकिन ओटिस कहता है कि मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है और वो कहता है कि ये स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो किस सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाना चाहते हैं, यानी कि इलेक्शन होगा और जो थेरेपिस्ट जीतेगा उसी का क्लिनिक चलेगा, क्योंकि कॉलेज में 2 क्लिनिक नहीं रह सकते। एडम टेबल पर काम कर रहा था, तभी उसकी बॉस आकर उसे कहती है घोड़े पर सैडल लगा देने के लिए, जिस पर एडम थोड़ा घबरा रहा था और आखिर में वो अपने बॉस के सामने कबूल करता है कि मुझे घोड़े का देखभाल करना बिल्कुल नहीं आता, मैं यहाँ आया था कुत्तों का देखभाल करने के लिए और प्लीज मुझे काम से मत निकालिएगा। उसकी बॉस उसे पूछती है कि तुम्हें ड्राइविंग तो आता होगा। जैक्सन विव को समझाता है कि अगर तुम्हें वो पसंद है और अगर उसने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। एरिक अपने दोस्त को दिखाता है कि दोनों थेरेपिस्ट के बीच वोटिंग शुरू हो गया है और वो एबी के साथ चला जाता है कैफे। रूबी आकर ओटिस से कहती है कि मैं तुम्हारी कैंपेन मैनेजर बन सकती हूँ, पर ओटिस कहता है कि उसका मेव के साथ सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो उसे रूबी की जरूरत नहीं है। रूबी कहती है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रही, कभी कभी तुम बहुत ज्यादा अकड़ू हो जाते हो। टायरन को मेव का नया नॉवल का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो थॉमस को जाकर अपना लिखा हुआ आइडिया दे देती है और थॉमस कहता है कि वो पढ़कर जरूर बताएगा। फिर मेव और ओटिस बात करते हैं और मेव कह रही होती है कि अगर मुझे थॉमस के अंडर इंटर्नशिप मिल जाएगा तो मैं यही रहूंगी, जिस पर ओटिस थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मेव कुछ और दिनों के लिए अमेरिका में ही रुकने वाली है। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और इतना ही कम नहीं था कि वो अपने क्लिनिक के प्रमोशन के लिए एक म्यूजिक वीडियो बनाती है, जिसे देखकर ओटिस परेशान हो जाता है और वो मदद के लिए रूबी को कॉल करता है। एपिसोड 3 में हम एक फ्लैशबैक में छोटी रूबी को देखते हैं जो बाकी सारे बच्चों के साथ कैंप में आई होती है और उसके मम्मी पापा वहाँ उसे छोड़ते समय उसे पूछते हैं कि क्या तुम अपना पैंट लेना चाहोगी, जिस पर रूबी कहती है कि बहुत समय से मुझे हुआ नहीं है तो मैं नहीं लूंगी। देखते हैं कि बाकी बच्चे उसे पसंद नहीं करते तो वहीं टीचर उसे मिलाते हैं एक और लड़की से जिसका नाम है सारा। इसके बाद वो दोनों लड़की एक दूसरे से बात करने लगते हैं और जब रात में बच्चे सो जाते हैं तो रूबी बिस्तर गीला कर देती है, लेकिन वो लड़की जिसका नाम सारा है, जो असली में कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंट वाली ओ है, वो रूबी को संभालती है और उसे कहती है मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और वो उसकी मदद भी करती है। कहती है मेरे पास एक एक्स्ट्रा पैजामा है। प्रेजेंट में ओटिस स्कूल जाने के लिए एक अजीब सा शर्ट पहन लेता है क्योंकि स्कूल के बाद उसे गे नाइट पार्टी में भी जाना था एरिक के साथ। तो वहीं जीन अभी भी परेशान है। बाहर में उसकी आंटी ओटिस से मिलती है और ये जानने के बाद कि ओटिस अपने दोस्त के साथ गे नाइट जाने वाला है, अब वो उसका मेकअप कर देती है। एरिक बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा ड्रेस पहने। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अमेरिका में मेव की एक दोस्त एलेन खुश होकर सभी को बताती है कि उसे थॉमस ने इंटर्नशिप पर रख लिया है। ये सुनकर मेव उदास हो जाती है क्योंकि ये मौका उसे नहीं मिला। टायरॉन उसे समझाता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। एलेन अच्छी लड़की है, उसके पापा के डोनेशन की वजह से उसे ऐसे बड़े मौके मिलते रहते हैं और उन लोगों को कभी समझ नहीं आएगा कि हमें यह मौका मिलता तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती। एमी केक लेकर पहुंच जाती है आइजैक के घर और वहाँ उसे आइजैक का बड़ा भाई जो मिलता है और आइजैक अपने बड़े भाई को वहाँ से भगा देता है। ओटिस रूबी के घर जाता है और रूबी के पापा बहुत गुस्सा है क्योंकि ओटिस ने उसकी बेटी का दिल तोड़ा था। रूबी कहती है ये सब का वक्त नहीं है, हमें म्यूजिक वीडियो शूट करना होगा। एरिक को एबी और उसकी दोस्त कॉल करती है और उनसे एरिक को पता चलता है कि वो भी गे नाइट पार्टी में जाने वाली है, इसीलिए वो एरिक से कहती है हमारे साथ चलने के लिए। रूबी ओटिस को तैयार करती है और उसके पापा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ओटिस अपने प्रमोशन के लिए गाना गाने लगता है, लेकिन रूबी उसे रोकती है और उसे स्क्रिप्ट देती है पढ़ने के लिए। लेकिन ओटिस बहुत ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होने वाला। रूबी ओटिस को समझाती है कि तुम लोगों से बात करने में बहुत अच्छे हो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारी एक क्लाइंट हूँ, कैमरे को भूल जाओ, ऐसा सोचो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। इसके बाद ओटिस बिना किसी स्क्रिप्ट के अपने दिल से बात कहने लगता है। तो वहीं जीन एक मीटिंग में जाती है जहाँ और भी बहुत सारे माँ आई होती हैं अपने बच्चों को लेकर और अपने अपने एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करते हैं और जीन की बातों से लगता है कि शायद उसकी बेटी याकूब की नहीं है। माइकल अपने बेटे को रुकना नहीं सिखाया, इसलिए वो एक स्टॉप साइन को ठोक देता है जिससे एडम गुस्सा हो जाता है और माइकल आराम से अपने बेटे से कहता है कि हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए। एरिक एबी का घर जाता है, मस्ती करता है। तो वहीं एमी आइजैक के घर ड्राइंग्स के बारे में बात कर रही थी। जोआना बैंक जाती है लोन लेने के लिए, लेकिन उसे लोन नहीं दिया जाता उसके ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी जानने के बाद। लेकिन वो आदमी जो कोई और नहीं बल्कि जीन का एक्स बॉयफ्रेंड डैन है, तो वो जोआना का नंबर मांगता है उसे डेट पर ले जाने के लिए। वो बाहर आती है तो उसे उसकी बड़ी बहन जीन मिलती है। वो विव के घर जाता
है स्टडीज के लिए, लेकिन वो अपने साथ अपने दोस्त डेव को भी साथ लाता है। जैक्सन अपने बॉल्स को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उससे उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे कि किसी को कैंसर है या किसी को कोई बीमारी है, और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कुछ टेस्ट करवाना होगा बस श्योर होने के लिए, जिस पर जैक्सन थोड़ा सा घबरा जाता है। माइकल एडम एक दूसरे से बात कर रहे थे और माइकल कहता है कि मुझे तुम्हारा दोस्त मिला था एरिक, वो बता रहा था कि तुम दोनों अब दोस्त नहीं हो, चाहो तो मैं उससे बात करूं। एडम कहता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो वहीं जब माइकल को ग्लोरिया का मैसेज आता है तो एडम कहता है कि आपको उनके साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए और आप उन्हें आंख मारने वाला इमोजी भेजिए। एरिक और एबी और बाकी सभी तैयार हो जाते हैं, तभी उन्हें ओटिस का वीडियो मिलता है। कैल को भी पार्टी नाइट के बारे में पता चलता है। एमी और आइजैक एक दूसरे से बात कर रहे थे और आइजैक बताने लगता है कि वो अपने भाई से अलग होकर रहना चाहता है, वो जॉब करना चाहता है, लेकिन वो अपने भाई से कैसे कहे, और कहता है कि जब वो बचपन में फॉस्टर केयर में रहता था, खुद के गुस्से को शांत रखने के लिए वो पेंटिंग करता था। एमी कहती है कि मैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए मॉम की ज्वेलरी को गार्डन में दफना देती थी। आइजैक कहता है कि तुम बहुत अलग हो, दूसरों की तरह नहीं सोचती। तभी दोनों किस करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर जो आ जाता है और एमी चली जाती है। ओटिस रूबी और उसके पापा को वीडियो बनाने में मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो अपने दोस्त एरिक को कॉल करता है और उसे पूछता है कि मैं तुमसे कहाँ मिलने के लिए आऊँ, जिस पर एरिक कहता है कि तुम सीधे क्लब आ सकते हो अगर तुम आना चाहते हो। तो ये सुनकर ओटिस क्लब जाने से मना कर देता है क्योंकि एरिक अपने नए दोस्तों के साथ एंजॉय कर ही रहा था। रूबी उसकी बातें सुन लेती है और कहती है कि एरिक पॉपुलर गैंग का हिस्सा है और इसीलिए वो तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता, और वो बता देती है कि ओ और रूबी प्राइमरी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और वो उसकी दोस्त थी और उसका असली नाम सारा ओवेंस था। और हम देखते हैं कि सारा यानी कि ओ कैंप में सभी लोगों को बता देती है कि रूबी ने बिस्तर गीला कर दिया था, जिससे सभी लोग रूबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब सुनकर ओटिस रूबी को थेरेपी देने लगता है, लेकिन रूबी कहती है कि मुझे इस वक्त थेरेपी की जरूरत नहीं है, मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। वो बताने लगती है कि उसके लिए प्राइमरी स्कूल किसी नरक से कम नहीं था। ओटिस समझ जाता है कि रूबी ओ से बदला लेना चाहती है क्योंकि वो अच्छी होने का नाटक करती है, लेकिन ओ असली में अच्छी है नहीं। फिर उसके पापा कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, और ओटिस रूबी के घर रुकने का सोच लेता है। मेव काफी गुस्से में है कि उसके दोस्त एलन को इंटर्नशिप कैसे मिल गया, जबकि डिजर्व तो वो करती थी। डेव विव के घर से चला जाता है और बो और विव दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, और बो विव के बारे में बात करता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और वो अपने पापा से भी विव के बारे में बात करता है क्योंकि बो अपने पापा से बहुत करीब है और उसके पापा को हाल ही में स्ट्रोक आया था। फिर दोनों किस कर लेते हैं। गे नाइट पार्टी में एरिक, एबी, आयशा सभी पहुंच जाते हैं और कैल भी आती है, लेकिन वो वापस जाने का सोचती है, लेकिन आयशा उसे अंदर लेकर जाती है। फिर सभी मिलकर वहाँ मजे करने लगते हैं। एडम और उसकी माँ टीवी देख रहे थे, तभी एडम अपनी माँ को बता देता है कि डैड को एक टीचर ने डेट के लिए पूछा। ये जानकर मॉरिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। रूबी मेव के बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ है, जिस पर ओटिस कहता है कि वो अमेरिका में मजे कर रही है, वो बहुत आगे बढ़ रही है और लगता है कि मैं पीछे छूट गया। रूबी उसे बताने लगती है कि उसकी फ्रेंड ओलिविया और अनवर अब उसके दोस्त नहीं रहे, उनके पास रूबी के लिए वक्त ही नहीं है। ओटिस खुश है कि वो दोनों एक साथ हैं। मेव थॉमस के ऑफिस में जाती है, उसे पूछती है कि आपने मेरा नया चैप्टर पढ़ा, आपको कैसा लगा। थॉमस कहता है ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया हो, कैरेक्टर्स काफी अधूरे से थे। मेव पूछती है कि एलन के चैप्टर में ऐसा क्या था कि आपने उसे इंटर्नशिप दे दिया। थॉमस कहने लगते हैं कि मुझे उसमें पोटेंशियल नजर आया, और वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें मेरे डिसीजन पर शक है क्या, और वो मेव को समझाने लगता है कि तुम्हारे आइडिया को पढ़कर लगता नहीं है कि तुम एक राइटर बन पाओगी, राइटर बनना इतना आसान नहीं है और उसे कमाना तो और भी मुश्किल, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा उम्मीद रखो। मेव काफी अपसेट हो जाती है और अपना लिखा हुआ आइडिया डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ एलन मिलती है और कहती है कि तुम्हारा यूके से फोन आया था, और एलन की नजर जाती है डस्टबिन में फेंका हुआ मेव के चैप्टर पर। पार्टी में एरिक देखता है कि चर्च वाला लड़का भी वहाँ पहुंच गया। फिर दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। तो वहीं आयशा कैल के साथ डांस कर रही थी, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की पीके आ जाती है जिसे आयशा किस करती है। ये देखकर कैल बाहर चली जाती है। वो वहाँ रोमन से मिलती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने भी अपने ऊपर के हिस्से को सर्जरी कराया है, और कहती है कि उसे भी करवाना था और उसे इन सब के बारे में कोई आइडिया है नहीं। फिर वो सभी जाकर डांस करने लगते हैं। तो वहीं ओटिस रूबी के साथ ही सो गया था। अगली सुबह वो जाते हैं और रूबी कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं था, और ओटिस के जाने से पहले वो उसे कहती है कि तुम मेव से जरूर बात करना और उसे अपनी फीलिंग्स बताना, वो जरूर तुम्हें समझेगी। पार्टी करने के बाद एरिक बार बार उल्टी कर रहा था और उसकी माँ कहती है चर्च जाने के लिए, लेकिन एरिक मना करता है। एमी को आइजैक का मैसेज आता है कि कल उसे बहुत मजा आया। ओटिस अपने घर आ जाता है, लेकिन जीन अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ओटिस देखता है कि मेव का मिस कॉल आया है और वो उसे तुरंत कॉल करता है और वो मेव से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ बुरा भला कह दिया, लेकिन मेव कहती है कि मैं अब घर आ रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ओवरडोज के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। एपिसोड 4 में माइकल और ग्लोरिया को देखते हैं जो दोनों डेट के लिए माइकल के घर पर होते हैं और वहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं बिना वक्त गवाए, और माइकल किसी चीज को लेकर काफी परेशान था, इसीलिए ग्लोरिया वहाँ से चली जाती है। मेव आखिरकार वापस मॉडल आ जाती है और उसे लेने के लिए एना आती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए कमरा फिक्स कर दिया है। एमी को उसके कमरे में वही पैंट मिलता है जिसके ऊपर सीजन 1 में बस में एक आदमी ने मैस्टरबेट कर दिया था। जैक्सन अपने बॉल्स को चेक कर रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ओटिस को मेव का मैसेज आता है कि वो अस्पताल में एमी से मिलने वाली है, और तुरंत
ओटिस वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी उसे रूबी का मैसेज आता है जो भी उसे बुला रही थी। जीन अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और वहाँ वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि आज मुझे जल्दी काम पे जाना होगा, क्या तुम जॉय का ख्याल रख सकती हो। जोएना कहती है कि मुझे वो बैंकर आदमी के साथ डेट पर जाना है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जीन काफी टेंशन में आ जाती है और उसे लगता है कि शो सही से नहीं चल रहा और उसे काम से निकाल दिया जाएगा। जोएना कहती है तो फिर मैं किसी और दिन डेट पे चली जाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें मस्ती करने लगते हैं। मॉरीन अपने बेटे को फार्म पर छोड़ने के लिए आती है और एडम की बॉस जेम को देखकर वो कहती है कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है। एडम कहता है सच में, मैंने तो ख्याल ही नहीं किया। जोएना अपने लिए लेजर लाइट वाला मास्क मंगाती है, तभी उसके घर पर एरिक आ जाता है जो जोएना को देखकर घबरा जाता है और पूछता है क्या ओटिस घर पर है, जिस पर वो उसे बता देती है कि मेव नाम की लड़की वापस आ गई है तो वो उसी से मिलने गया है। मेव वापस अपने घर आती है और उसे हॉस्पिटल तक लिफ्ट देने के लिए एमी आती है, पर वहाँ ओटिस भी आ जाता है मेव के सपोर्ट के लिए और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं। एरिक स्कूल जा रहा था, तभी उसे रास्ते पर बाइबल पड़ा हुआ मिलता है जिसे वो अपने बैग में रख लेता है, पर उसके ऊपर एक चिड़िया पॉटी कर देती है। विव बो के बारे में जैक्सन से बात कर रही थी और जैक्सन उसे अपने बॉल्स में हुए प्रॉब्लम के बारे में बता देता है, जिस पर विव उसे थैंक यू कहती है कि जैक्सन ने अपने पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में उसे बताया और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों को बो दूर से देख लेता है और वो काफी परेशान लग रहा था कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ तो है नहीं। रूबी जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि ओटिस के क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि उसका वीडियो काम कर गया और वो सभी को बताती है कि वो यहाँ की कैंपेन मैनेजर है, लेकिन ओटिस कहाँ है ये तो किसी को नहीं पता। फिर वो यहाँ पर आती है और कहती है कि वो थेरेपी के बाद सभी को फ्री में टी शर्ट बांटने वाली है और चाहे तो वो लोग आ सकते हैं और सभी ओ के तरफ चले जाते हैं। रूबी ओटिस को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन ओटिस मैसेज को इग्नोर करता है। तीनों हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं और मेव हॉस्पिटल के अंदर जाती है और उसे दरवाजे पर उसका भाई शॉन मिलता है। वो विव से पूछता है कि तुम्हारे और जैक्सन के बीच कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जिस पर विव क्लियर कर देती है कि दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। स्कूल में माइकल ग्लोरिया की वजह से मुंह छुपाकर भाग रहा था, तो वहीं ड्राइंग क्लास में कैल और आयशा एक दूसरे से बात करते हैं और आयशा बताने लगती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पीके के साथ ओपन रिलेशनशिप में है और वो कैल को अपने साथ डेट पर लेकर जाना चाहती है। और इस ड्राइंग क्लास में आइजैक एमी को मिस कर रहा था, तो वहीं गाड़ी के अंदर ओटिस और एमी पत्ते खेल रहे थे। तभी एमी को आइजैक का मैसेज आता है और ओटिस इस बारे में उससे बात करता है, लेकिन एमी कहती है कि मेरे और आइजैक के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो ओटिस की तस्वीर खींचने लगती है। मेव और शॉन लॉबी में इंतजार कर रहे थे और टाइम पास करने के लिए मेव वहाँ पर क्रॉसवर्ड सॉल्व करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक औरत दोनों को ऑफिस के अंदर बुलाती है और उन्हें बुरी खबर देती है कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो कोमा में चली गई थी और उनकी हालत समय के साथ खराब होती चली गई और एक समय ऐसा आया जब हार्ट बीट बंद हो गया। ये खबर से दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। जोएना डैन के साथ डेट पर जाती है और वो अपने साथ जॉय को भी लेकर गई थी। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उनका समय बहुत अच्छा कटता है। स्कूल में रूबी किसी तरह स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश करती है रुक जाने के लिए, तभी अनाउंस होता है कि थर्सडे को ओ और ओटिस के बीच डिबेट होने वाला है। रूबी ओ से इस बारे में डिबेट के बारे में पूछती है, तो ओ रूबी को अपने कमरे में बुलाती है और ओ रूबी से पूछती है कि आखिर तुम ओटिस की मदद कर क्यों रही हो, तुम्हारा और ओटिस का रिश्ता क्या है। और ओ समझ जाती है कि एक समय ऐसा था जब रूबी और ओटिस रिलेशनशिप में थे और अभी भी रूबी यही सोचती है कि एक ऐसा समय आएगा जब वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में होंगे। रूबी सारा को साफ साफ कह देती है कि तुमने मेरे साथ जो किया मैं यहाँ उसका बदला लेने के लिए आई हूँ और तुम तो तैयार रहना, बुरा हाल होगा तुम्हारा। एमी ओटिस की तस्वीर खींच रही थी, तभी उसे रूबी का मैसेज आता है और उसे डिबेट के बारे में वो बताती है। एमी ओटिस से थेरेपी मांगती है और कहने लगती है कि वो आइजा को पसंद करती है, तो क्या इस बारे में उसे मेव को बताना चाहिए। ओटिस उसे कहता है कि बिल्कुल तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं बताया तो उसे कहीं और से पता चल ही जाएगा और वो ज्यादा बुरा होगा। रूबी स्कूल के सारे स्टूडेंट से फीडबैक मांग रही थी कि आखिर वो कितनी अच्छी थेरेपिस्ट है या कितनी बुरी है। आखिर में वो जाती है एबी के पास और उसे कई सवाल पूछती है, लेकिन एबी किसी के बारे में भी पीठ पीछे बुराई करना नहीं चाहती। रूबी को एरिक से पता चलता है कि ओटिस उसके साथ भी नहीं है और रूबी सोचती है कि हो सकता है कि एरिक ने ओटिस को क्लब नहीं बुलाया, शायद इसीलिए वो नाराज है और एरिक सोच रहा था कि मेव वापस आ गई है, शायद इसीलिए वो ओटिस से बात नहीं कर रहा था। ये सुनकर रूबी भी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि मेव वापस आ गई है। एडम को उसकी बॉस जेम घोड़े को कंट्रोल करना सिखाती है, फिर उसे कहती है हॉर्स राइड करने के लिए और आखिर में एडम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं हॉस्पिटल में मेव को उसकी माँ की चीज लौटा दी जाती है और मेव अपने भाई से कहती है कि जब उसके अंकल की डेथ हुई थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका चेहरा ही बदल गया हो, वो उस डेड बॉडी के चेहरे को कभी भूल नहीं पाए, इसलिए अब वो अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। जीन अपने बॉस सीलिया से बात कर रही होती है उसके खराब परफॉर्मेंस के बारे में और कुछ दिन से शोज अच्छे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए सीलिया कहती है कि तुम्हारे साथ एक और को होस्ट को चांस देना होगा जो तुम्हारे साथ सेक्स की बातें करेगी, लेकिन जीन कहती है मैं अकेले कर सकती हूँ अगर मुझे चांस मिले तो। सीलिया नहीं मानती और उस शो के लिए को होस्ट ओ को वहाँ पर बुलाया जाता है। एडम को माइकल गाड़ी चलाना सिखा रहा था और वो अपने पापा से पूछता है कि आपका डेट कैसा गया। माइकल कहता है डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम था, जिस पर एडम कहने लगता है ओफ मुझे इसे बताने की क्या जरूरत थी, मेरे दिमाग में अब क्या क्या आ रहा है। और वो जाने से पहले कहता है कि शायद आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है। शॉन अपनी माँ के डेड बॉडी को देखकर आता है और अपनी बहन से कहता है कि वो हमारी मॉम ही थी, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब सेक्स की दवाई खाने के बाद माइकल ग्लोरिया के साथ एंजॉय कर रहा था, मगर थोड़ी देर में एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है और ओटिस गाड़ी में अपनी माँ के रेडियो शो को सुन रहा था और उसमें वो ओ की आवाज को भी सुनता है और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसकी माँ उसकी दुश्मन के साथ शो चला रही है। शॉन आकर वहाँ बता देता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और मेव अंदर ही है, वो क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रही है और वो खुद ही बाहर आ जाएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एमी और ओटिस भी बहुत दुखी हो जाते हैं। ये खबर सुनकर एरिक एबी के घर जा रहा था, तभी उसके ऊपर एक चिड़िया
यहाँ पॉटी कर देती है और एक भिखारी कहती है कि लगता है तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है, और वो उसे पैसे मांगती है, लेकिन एरिक के पास तो पैसे है ही नहीं। और एरिक उसे बता देता है कि उसकी माँ एक सूप किचन चला रही है और वो वहाँ जा सकती है, लेकिन वो एरिक को कहती है उसके साथ चलने, और वहाँ पहुंचकर एरिक की माँ उसे देख लेती है और कहती है कि हमें यहाँ मदद की जरूरत है। अब एरिक यहाँ आकर फंस गया, इसलिए वो कहता है अच्छा ठीक है मैं एक फोन करके आता हूँ। वो और जीन रेडियो शो होस्ट कर रहे थे और तभी उसे मार्टिन नाम के आदमी का कॉल आता है जो अपने सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था, और मॉरिन पहचान लेती है कि ये उसके हस्बैंड का आवाज है, और दोनों मार्टिन को बताती हैं कि शायद स्ट्रेस की वजह से आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है। और वो पूछती है कि आप बता सकते हैं कि सेक्स के वक्त आप क्या सोच रहे थे। माइकल कहता है मैं अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। तो वहीं जब शो की बात की जाए तो दोनों मिलकर शो को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे, जिससे सीलिया भी खुश है। पर ओटिस थोड़ा परेशान लग रहा था कि किचन में एबी भी पहुंच जाती है और वो मदद करना चाहती है, और फादर की बातों से पता चलता है कि उनकी फंडिंग खत्म हो गई है और उन्हें ये कम्युनिटी सर्विस बंद करना होगा। क्रॉसवर्ड खत्म होने के बाद मेव बाहर आती है और दोनों को आकर बताती है कि उसकी माँ अब नहीं रही और एमी और ओटिस हमेशा उसके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ मॉरिन अपने एक्स हस्बैंड के घर जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें रेडियो में सुना, और कहती है कि मैं तुम्हें याद करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वहीं एना के घर पे एमी, मेव और ओटिस एक साथ होते हैं सोने के लिए, और रूबी ओटिस को मैसेज करती है कि क्या तुमने रेडियो शो सुना, लेकिन वो रूबी का मैसेज इग्नोर करता है, जिसे देखकर रूबी अपसेट हो जाती है। सीलिया भी अचानक एक रात बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने प्राइवेट पार्ट में एक कुकिंग ऑयल लगा लेती है, जिससे उसे जलन होने लगता है, और ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन में उसका बेटा उसे देख लेता है। अगली सुबह मेव के घर में ओटिस और एमी ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, और आना से पता चलता है कि 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो तीनों कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जिस पर मेव कहती है कि सही में बहुत छुट्टी हो गया, उन्हें कॉलेज जाना चाहिए। और वो ओटिस से पूछती है कि आज शाम को तुम और मैं डेट पर जा सकते हैं। एरिक ओटिस को मैसेज करता है कि क्या मेव ठीक है, जिस पर ओटिस लिखता है कि वो अभी तक रोई नहीं है। विव और वो दोनों का सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर वहाँ जैक्सन आता है और वो कहता है कि वो अपने प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वो ढूंढना चाहता है कि उसका स्पर्म डोनर कौन था, यानी कि उसके फादर कौन है। वो जानना चाहता है कि वो कहां से आया। एरिक एबी को बताता है सूप किचन के बारे में, और उसे ऐसा लगता है कि उसका वहां होना जरूरी था, और इसीलिए उसे ऐसा सुनने को मिला कि उन्हें फंड्स की कमी है और वो अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाहता है फंड रेजिंग करके। एबी कहती है कि इसके लिए मुझे रोमन को मनाना पड़ेगा। एरिक अपने दोस्त से माफी मांगता है कि उसने ओटिस को क्लब में इन्वाइट नहीं किया, लेकिन ओटिस की नजर पड़ती है लोगों के टी शर्ट पर जिसमें ओ को वोट करने के लिए लिखा गया था। ओटिस एरिक से कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं पार्टी में करता ही क्या। और वो बता देता है कि रूबी के साथ क्या हुआ, कि दोनों एक साथ सो गए थे, लेकिन इस बारे में उसने मेव को नहीं बताया। दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी ओटिस काफी परेशान है। फिर वहाँ पर रूबी आती है और ओटिस उसके पीछे जाता है और पूछता है कि मैं डिबेट को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, क्या तुमने मेरे लिए नोट्स बनाए हैं, क्योंकि तुम मेरी कैंपेन मैनेजर हो। लेकिन रूबी कहती है कि मैं तुम्हारी कैंपेन मैनेजर थी, तुम 3 दिन से मुझे कॉल नहीं कर रहे, ना मेरा रिप्लाई कर रहे हो, अब तुम खुद ही काम कर लो। ओटिस उसे माफी मांगता है और बताता है कि मेव की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वो मेव के साथ था। आइजैक अपने क्लास में नहीं जा पा रहा क्योंकि आज लिफ्ट खराब है, इसलिए आइजैक एमी से कहकर अपना पेंटिंग का सारा सामान नीचे क्लासरूम में मंगवाता है, और वो एमी से पूछता है कि मेव कैसी है, जिस पर दोनों मेव के बारे में बातें कर रहे थे। मेव और शॉन अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए प्लानिंग कर रहे थे, और उनकी माँ का यही विश था कि उनके शरीर को जलाया जाए, ना कि दफनाया जाए। लेकिन जब वो फ्यूनरल का प्लान देखते हैं तो उनका तो सिर चकरा जाता है। जीन और जोआना जॉय को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, और जीन अपनी बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहती है क्योंकि उसकी बच्ची प्रीमेच्योर पैदा हुई थी। डॉक्टर जीन को डिप्रेशन की दवाई देने वाली थी, लेकिन जीन किसी तरह डॉक्टर को समझाती है कि मुझे डिप्रेशन नहीं होने वाला और मैं खुद को संभाल लूंगी। तो वहीं जोआना डैन के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है, और जब जीन अपनी बहन से कहती है कि अब मुझे काम पर जाना होगा, तुम प्लीज जॉय की देखभाल करो, तो जोआना ना कहकर चली जाती है कि आज मेरा सेकंड डेट है। रूबी ओटिस को बताती है कि उसे कुछ ऐसा जानने को मिला है ओ के बारे में जो वो ओ के खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो वहीं एमी अपने फोटोज को रेडी कर रही थी और आइजैक अपने फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था कि जब भी वो किसी पेरेंट्स के साथ एडजस्ट होता था तो उसके और उसके भाई को दूसरे पेरेंट्स के साथ शिफ्ट कर दिया जाता था। फिर दोनों एक दूसरे को कह देते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मेव को पता चलता है कि उसका भाई शॉन ड्रग्स लेने लगा है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। इस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब आखिर में वो समय आता है जब ओटिस और ओ के बीच डिबेट होना था, और ओ ओटिस के पापा के नॉवल का इस्तेमाल करके सभी को बताने लगती है कि कैसे ओटिस के पापा ये मानते थे कि औरतों के ऊपर मर्दों का अधिकार होता है, और ओटिस भी अपने पापा की तरह औरतों की इज्जत नहीं करता, जिस पर ओटिस कहता है कि मैं अपने पापा के साथ नहीं रहता और वो जो भी लिखते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किताब बेचने के लिए लिखते हैं। ओटिस बताने लगता है कि कैसे ओ अपने स्टूडेंट्स को इग्नोर करती थी और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती थी, जिसमें पीके भी शामिल थी। तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े होने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे ओ ने उनका दिल तोड़ा। ये सब कुछ देखकर ओ घबराने लगती है और वो आखिरकार प्रेशर में आकर सभी के सामने मजबूर होकर कह देती है कि वो एसेक्सुअल है और वो उन सभी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब बात इंटीमेट होने पर आई तो वो परेशान हो गई। लेकिन अब वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जिस पर सारे स्टूडेंट्स ओ के सपोर्ट में आ जाते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं, यानी कि रूबी और ओटिस का प्लान बैकफायर कर गया। सीलिया जीन से अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करती है कि उसका मेनोपॉज बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो हर दिन काम करते रहती है, तो डॉक्टर
से ट्रीटमेंट वो नहीं करवा सकती और उसके बेटे ने भी उसे देख लिया उस सिचुएशन में जो काफी एम्बैरेसिंग था। जीन कहती है कि अभी भी बहुत औरतें मेनोपॉज के बारे में बात नहीं करती। जोआना अपने डेट पर जाने से पहले जाती है अपने प्राइवेट पार्ट वैक्स कराने के लिए, लेकिन उसका वहाँ पर कार्ड डिक्लाइन हो जाता है और उसके पास पेमेंट के लिए और पैसे है नहीं, इसीलिए वो जीन को कॉल करती है। एडम और जेम एक दूसरे से बात कर रहे थे और जेम बताती है कि वो भी बचपन में डिसलेक्सिक थी, यानी कि उसे पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होती थी और इस वजह से उसे स्कूल में बहुत दिक्कत भी हुई। और एडम भी बताता है कि वो भी कैसे स्कूल में पढ़ाई में बहुत कमजोर था और उसके पापा स्कूल के हेड मास्टर हुआ करते थे और उसे हमेशा डांटा करते थे। माइकल से इंटीमेट होने के बाद मॉरिन सोच रही होती है कि क्या वो ऐसा करके अपने बेटे एडम को धोखा दे रही है और वो सोचने लगती है कि वो फिर से माइकल के साथ नहीं हो सकी। ओटिस शाम को डेट पर जाने के लिए तैयार होता है और जब उसकी माँ घर आती है तो ओटिस अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है कि उसकी माँ उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ काम कर रही है और वो अपनी माँ को बताता है कि आप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती जब से आपकी बेटी हुई है। मुझे पता है कि बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है, लेकिन आपको अभी भी ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे एक माँ की जरूरत नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे एक माँ की जरूरत है। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनने के बाद जीन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो वहीं एमी अपनी दोस्त को बता देती है कि उसके और आइजैक के बीच अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मेव इस बात पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और एमी को लगता है कि शायद उसे ये सब बताना नहीं चाहिए था। जैक्सन अपनी दोनों माँ को बताता है कि उसे अपने स्पर्म डोनर को ढूंढना है क्योंकि उसे जानना है कि उसके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है या नहीं। वो हमेशा इतना बेचैन क्यों रहता है, उसे जानना है कि उसे ये सारे ट्रेड्स कहाँ से मिले। सोफिया अपनी पत्नी से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये दिन जरूर आएगा और रोज कहती है कि अभी मैं ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मेव थोड़ी अपसेट लगती है, इसीलिए वो एक दुकान से टकीला चुरा लेती है। एरिक चर्च जाता है और फादर को बताता है कि वो फंड रेजिंग में मदद करना चाहता है और तभी वहाँ पर वही लड़का मिलता है जो बैप्टिज्म क्लास में एरिक से मिलता था। मेव और ओटिस दोनों डेट के लिए मिलते हैं और दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर ओटिस अपनी आंटी जोआना को देखता है जो अकेले बैठी हुई थी। पता चलता है कि डैन उसे मिलने के लिए नहीं आया और ना चाहते हुए भी ओटिस को अपनी आंटी को अपने साथ मूवी देखने के लिए ले जाना पड़ता है। जैक्सन भी उसी सिनेमा हॉल में था और वहाँ उसे कैल मिलती है जो जैक्सन को देखकर उसे क्लियर कर देती है कि तुम कम से कम मुझे इग्नोर तो मत करो। और कैल वहाँ पर आयशा के साथ आई थी। विव और बो भी वहाँ फिल्म देखने के लिए आए थे और जैक्सन उन दोनों के साथ चला जाता है फिल्म देखने। थिएटर में जोआना दोनों के बीच में बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है, वही टकीला जो मेव अपने साथ मिलाई थी। जैक्सन और विव एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जैक्सन बताता है कि वो अपने पापा को ढूंढना चाहता है और दोनों को बात करते हुए देखकर बो को लगता है कि जैसे दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है और दोनों बात करते ही रहते हैं, इसीलिए बो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। विव उसे समझाने जाती है कि बो जो सोच रहा है वैसा उसके और जैक्सन के बीच कुछ है ही नहीं। फिर दोनों एक दूसरे को अपने फीलिंग्स के बारे में बता देते हैं। तो वहीं जोआना टकीला पीकर तमाशा करने लगती है जो ओटिस के लिए सिर दर्द बन जाता है और उन्हें सिनेमा हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। ओटिस अपनी आंटी को घर भेज देता है। तो वहीं मेव और ओटिस जाते हैं घूमने के लिए, वो भी कहीं और नहीं बल्कि अपने पुराने स्कूल में जो अब बंद हो चुका है। जोआना टकीला पीने के बाद काफी बुरे हाल में थी और जीन उसे संभालती है और जोआना अपनी बहन के सामने बता देती है कि उस पर बहुत बड़ा कर्ज है। कैल और आयशा पैदल घर आ रहे थे और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने स्कूल के पुराने से स्विमिंग पूल में जिसमें अब पानी नहीं है, ओटिस और मेव वहाँ सेक्स करने वाले थे, लेकिन ओटिस इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो मेव को रोकता है और कह देता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रूबी के साथ रात बिताया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद मेव उदास हो जाती है और आखिर में उन दोनों को वहाँ से ले जाने के लिए पुलिस पहुंच जाती है और फिर उन दोनों को लेने के लिए वहाँ जीन आती है और पहली बार जीन और मेव एक दूसरे से मिलते हैं। एपिसोड 6 में एरिक उस बेघर औरत के साथ मछली पकड़ रहा था और उन्हें एक बड़ी मछली मिलती है, लेकिन तभी वो बेघर औरत एक भगवान में बदल जाती है और वो एरिक को समझाती है कि तुम्हें चर्च से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। फिर भगवान कैल में बदल जाती है और वो एरिक को ब्रेड खाने को देती है। एरिक की नींद खुल जाती है और वो अपने घर पर जीसस की तस्वीर को देखता है। मेव ओटिस से बात नहीं कर रही और वो अपने नए आइडिया पर काम कर रही थी, लेकिन उसमें भी उसका मन नहीं लगता। वो ओटिस की मॉम से मिलने के लिए उसके घर आती है और ओटिस अपनी माँ से नाराज हो जाता है और जीन अपने बेटे को समझाती है कि मुझे नहीं पता था कि वो घर आ जाएगी। वो जीन के ऑफिस में इंतजार कर रही थी और उसे वहाँ पर एक पेपर रखा हुआ मिलता है जिसमें जीन अपने बेटे ओटिस के पहले नॉक्टर्नल एमिशन के बारे में लिखी थी। ओटिस स्कूल जाते वक्त रूबी से मिलता है और उसे मदद मांगता है ताकि वो अपना इमेज सुधार पाए क्योंकि ओ ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। और वो रूबी से कहता है कि अगर तुम मेव से गलती से मिल भी जाती हो तो उस रात के बारे में तुम यही कहना कि हम कैंपेन के बारे में बात कर रहे थे और एक साथ हो गए। रूबी कहती है तो फिर असली में यही तो हुआ था। मेव अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए तैयार हो रही थी और वो अपनी दोस्त एमी को बताती है कि कल रात ओटिस के साथ क्या हुआ और वो एमी से कहती है कि मुझे आइजैक वाली बात से भी प्रॉब्लम है और वो एमी से कहती है कि क्या तुम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। एमी कहती है बिल्कुल, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। आना बताती है कि अमेरिका से कॉल आया था, वो जानना चाहते हैं कि मेव अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस आएगी भी कि नहीं। मेव कहती है कि आज वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जैक्सन को पता चलता है कि उसका मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो गया है और ये सुनकर वो काफी डरने लगता है। जीन ओ के सामने अपने सारे प्रॉब्लम्स खुलकर बताने लगती है कि वो कितने हार्डशिप्स के साथ अपने बेटे को पाली है। एक सिंगल मदर होना कितना डिफिकल्ट होता है, सेक्स थेरेपिस्ट का जॉब करके अपने बेटे को स्कूल भेजना, फिर बीच में प्रेगनेंसी आ गया, उसे लगा दोबारा वो अपने
करियर में कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। और जब ये रेडियो शो आया तो वो मना नहीं कर पाई। जिम एडम से कहती है कि अब तुम बच्चों के क्लास लेने के लिए रेडी हो, और वो एडम के टाई को ठीक करती है और वो समझ जाती है कि एडम थोड़ा नर्वस है और उससे पूछती है कि तुम नर्वस क्यों हो। वो कहता है कि आज वो अपने एक्स से मिलने वाला है। जेम सोचती है कि वो जरूर कोई लड़की होगी। मेव अपनी मॉम के फ्यूनरल के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन वो देखती है कि ना उसका भाई आया है और ना ही कोई मेहमान। वो ओटिस को कॉल करके कहती है कि वो अपने भाई को लेकर काफी चिंता कर रही है, उसे यहाँ होना चाहिए था लेकिन वो यहाँ नहीं है और वो अपने दोस्त डॉजी के वहाँ पर होगा। और वो ओटिस को एड्रेस भेज देती है। जोआना देखती है कि जॉय ने स्माइल किया, लेकिन जब वो जीन को इस बारे में बताती है तो उसके सामने जॉय स्माइल नहीं करती। जोआना अपनी बड़ी बहन से कर्ज चुकाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन जीन का टेंशन के मारे सर फटा जाता है और वो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ओटिस और एरिक आपस में झगड़ रहे होते हैं क्योंकि हमेशा मेव के वजह से ओटिस एरिक से नहीं मिल पाता, पर ओटिस कहता है कि वो भी एरिक से नहीं मिल पाता क्योंकि एरिक के अब नए दोस्त बन चुके हैं। फिर दोनों शॉन के दोस्त डॉजीमो से मिलते हैं और एरिक उसके शर्ट पर बने मछली को घूरते ही रहता है जो उसके सपनों में आता था, लेकिन डॉजीमो बताता है कि शॉन यहाँ पर नहीं है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और दोनों अपने टूटे हुए फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे थे। डॉजीमो का दिया हुआ फूल ओटिस को कैरी करने में काफी दिक्कत आ रहा था और वो साइकिल से गिर जाता है और पूरा फूल निकल गया था, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। फिर दोनों अपने फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे थे और एरिक कड़वी बातें कहने लगता है कि हम दोनों इस बारे में कभी बात नहीं करते कि मेरे फैमिली के पास तुम्हारी फैमिली जितना पैसा नहीं है, या फिर मेरे ब्लैक होने से मुझे कितना कुछ सहना पड़ता है। पेंटिंग क्लास में आयशा और कैल एक दूसरे से चैटिंग कर रहे थे। फिर दोनों बाहर जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, लेकिन पीरियड्स पर होने की वजह से कैल को ब्लीडिंग होता है और आयशा वहाँ से चली जाती है। ओटिस और एरिक आखिरकार फ्यूनरल होम पहुंच जाते हैं और वहाँ पर मे की मॉम के बॉडी को लेकर एक गाड़ी भी आती है, लेकिन मेव काफी परेशान थी क्योंकि एक भी गेस्ट नहीं आए। लेकिन एमी अपने दोस्तों को बुलाती है ताकि मेव को अकेला ना महसूस हो। फिर वहाँ पर मेव की माँ का फेवरेट गाना बजाया जाता है और आखिर में 4 लड़के मिलकर कॉफिन को अंदर लाते हैं। फिर वहाँ पर शॉन भी आ जाता है और स्पीच देने लगता है और बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगता है जिससे सब अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और मेव अपने भाई को अब बस करने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद का मजाक बना रहा था। शॉन अपनी माँ को नशेड़ी बुलाता है जिससे गुस्से होकर मेव बाहर जाकर अपने भाई पर चिल्लाती है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और शॉन कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओगी, लेकिन मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मॉम की तरह सड़ूंगा और उनकी तरह मर जाऊंगा। मेव कहती है कि तुम खुद को सुधार सकते हो, लेकिन शॉन वहाँ से चला जाता है। जीन और जोआना बाहर घूम रहे थे, तभी उन्हें डैन देखने को मिलता है जो लंगड़ाते हुए चल रहा था और जीन उसे देखकर छिप रही थी। जोआना जाती है उससे बात करने के लिए, जिस पर जीन पूछती है कि तुम उसे कैसे पहचानती हो। तब जाकर उसे पता चलता है कि जोआना उसके एक्स को डेट कर रही है और जीन बताती है कि वही तो जॉय का पिता है। फ्यूनरल होम में एरिक और एडम एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं और एरिक ये जानकर काफी खुश होता है कि एडम ने अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया। एडम कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हें मिस करता हूँ। एमी और ओटिस परेशान हो रहे थे क्योंकि मेव कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और आइजैक बाहर जाकर एक गाड़ी के अंदर मेव को ढूंढ लेता है। आइजैक मेव को संभालता है ये कहते हुए कि तुम्हारी माँ जैसी भी थी, ये सब करके तुमने अपनी माँ को सम्मान दिया है और इस बात को लेकर तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। ये सुनने के बाद मेव थोड़ी खुश हो जाती है और वो अंदर आती है और अपनी माँ के लिए स्पीच देती है और अपनी माँ को याद करके वो रोने लगती है। इसके बाद ये फ्यूनरल यहीं खत्म होता है और जैक्सन अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो सोचता है कि वो भी मर जाएगा, इसलिए वो बाहर चला जाता है। तो वहाँ मेव से मिलने के लिए उसका पड़ोसी जेफरी भी आता है। मॉडल हाई स्कूल के 2 टीचर एमिली और कॉलिंस भी आते हैं और एमिली कहने लगती है कि वो मेव से इंस्पायर होकर लिटरेचर में मास्टर्स कर रही है और वो सोचती है कि मेव अपनी क्लास में टॉप करती होगी, वो तो अमेरिका में धूम मचा रही है। पर ऐसा है नहीं। ओटिस और एरिक मूव ऑन करने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके बीच अभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे देखकर एरिक कहता है कि शायद हमें एक दूसरे से ब्रेक लेने की जरूरत है। ओटिस और मेव के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। ये जानने के बाद ओटिस और रूबी के बीच उस रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। एमी रास्ते में रुक कर फोटोग्राफी करती है और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर एमी को छेड़ने लगते हैं, ये कह करके कि हमारे भी तस्वीर खींच लो, और गुस्से में आकर एमी उन पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। फ्यूनरल से आने के बाद एडम सोचता है कि वो अपने पापा के साथ पूरा वक्त बिताए, लेकिन वो सामने के दरवाजे पर अपनी मॉम का कोट टंगा हुआ देखता है और तभी मॉरिन बाहर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो और माइकल इंटीमेट हुए थे और ये देखकर एडम नाराज होकर चला जाता है। कैल की माँ अपनी बेटी को लेकर थोड़ा परेशान है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर स्ट्रगल कर रही थी और इसी बात को लेकर वो रेडियो शो पर कॉल करती है। जीन और वो उसे सलाह देते हैं कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और उसकी बेटी चाहे जैसी भी हो, वो बदले में बस प्यार ही तो चाहती है। और इस रेडियो शो को रूबी भी सुन रही थी। जैक्सन के टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है और ये जानकर उन्हें राहत मिलती है कि ये गांठ कोई कैंसर नहीं था। रूबी ओ को टारगेट करते हुए रेडियो शो पे कॉल करती है और ओ पे इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ अच्छी होने का नाटक करती है, असली में वो एक बुली है। रूबी ने एक ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया है जिसे वो कहती है सभी को देखना चाहिए। सीलिया उस वीडियो को देखती है जिसमें वो रूबी का मजाक उड़ाती है क्योंकि रूबी बेड गीला कर दी थी। एडम सैड फील करते हुए स्टेबल आता है तो वहीं मेव अपनी दोस्त एलन का मैसेज देख रही थी जो अपना इंटर्नशिप एंजॉय कर रही थी। ओटिस ये जानकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि मेव दोबारा अमेरिका जाने का नहीं सोच रही, उसके कोर्स का क्या होगा, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें मिस करती थी। फिर दोनों वहाँ रोमांटिक होने लगते हैं और ओटिस अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है और वो याद करता है कि उसकी मॉम बहुत सालों से कैसे डिप्रेस रहती थी क्योंकि उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो काफी घबराने लगता है और फिर दोनों वहीं सो जाते हैं।
एपिसोड 7 में हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब जीन और जोवाना टीनेजर्स थे और उनकी माँ एक आदमी को डेट कर रही थी और वो जो आदमी था वो जोवाना के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था, जो जीन देख लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जीन थोड़ी टेंशन में है क्योंकि उसका बेटा उससे बात नहीं कर रहा। जीन अपनी बहन को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है आराम से पढ़ लो, जब तुम साइन कर लोगी तो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। जीन अपने बेटे को कॉल करती है और वो मेव के घर पे था और जीन अपने बेटे से कहती है कि तुम चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर पर आ सकते हो, लेकिन मेव कहती है कि ये सही आइडिया नहीं होगा। फिर जीन के घर पर सीलिया आती है और कहती है कि उसे जीन से बात करनी है। कैल अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर स्ट्रगल कर रही थी और वो सोचती है कि काश वो अपने बचपन में जा सकती जब सब कुछ सिंपल हुआ करता था। जैक्सन को ईमेल आता है कि उसके स्पर्म डोनर का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, लेकिन उसकी माँ रोज कहती है कि तुम्हें फिलहाल अपने एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। सीलिया जीन को समझाती है कि पिछले शो में हुए बवाल के बाद हमें शो को संभालना होगा और उसे यकीन है कि जीन शो को संभाल लेगी, लेकिन जीन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शो के लिए मैं परफेक्ट चॉइस हूँ। वो फिलहाल बस एक मॉम बनना चाहती है। रूबी उस दिन जब स्कूल में आती है तो लोग उसे सपोर्ट करते हैं ये कहकर कि तुमने अच्छा किया, ओ का पर्दाफाश करके। ओटिस रूबी से बात करता है और उसे कहता है सब कुछ भूल कर उसकी मदद करने, लेकिन रूबी उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। वो कॉनर नाम के लड़के के साथ अपना क्लिनिक चलाने वाली है और जिसे देखकर ओटिस और नाराज हो जाता है। मेव भी स्कूल आई थी अपना एनरोलमेंट कराने के लिए और वो एमी और आइजैक को देखती है एक साथ बातें करते हुए। तभी उसे उसके भाई के दोस्त डॉजी मो का कॉल आता है और वो मेव को बता देता है कि तुम्हारा भाई मेरे घर से अपना सारा सामान लेकर जा चुका है और मेव वहाँ से जाने लगती है और उसे रूबी मिलती है, लेकिन मेव अब रूबी से भी नाराज है। एमी अपने खींचे हुए तस्वीर को रेडी करती है जिसमें वो वही पैंट पहनी हुई थी जिसमें उसका असॉल्ट हुआ था सीजन 1 में। फिर सारे स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और ओटिस अपने दोस्त एरिक को एबी के साथ हंसी मजाक करते हुए देखता है। ओटिस लिफ्ट में जाता है तो वहाँ पर ओ भी होती है और दूसरी तरफ एग्जाम को लेकर विव एक लड़के के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी और बो को लगता है कि विव उस लड़के पर चांस मार रही थी और वो उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। विव को लगने लगता है कि शायद बो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। लिफ्ट अचानक बंद हो जाता है और ओटिस और ओ अंदर फंस जाते हैं और ओटिस पैनिक करने लगता है और इस वजह से आइजैक भी बाहर फंस गया था, वो अपने क्लास नहीं जा पाएगा। अब मॉक एग्जाम शुरू हो जाता है और तभी थोड़ी देर के बाद फायर अलार्म बजने लगता है जिससे सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल आते हैं और पता चलता है कि ये अलार्म आइजैक ने बजाया है क्योंकि वो अपना एग्जाम देने के लिए अपने क्लासरूम नहीं जा पा रहा था क्योंकि लिफ्ट खराब है। उसके बाद आइजैक के सपोर्ट में सारे स्टूडेंट्स वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। जब तक लिफ्ट चालू नहीं होगा कोई एग्जाम देने नहीं जाएगा। मेव अपने भाई के दोस्त के घर जाती है और बताती है कि वो अपने भाई के साथ मिलकर अपनी माँ की अस्थियों को बहाने वाली थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। फिर दोनों गेम खेलने लगते हैं तो वहीं एडम जहाँ काम करता है तो वहाँ एक डिलीवरी आता है और वो आदमी एडम से कहता है कि रास्ते से ट्रैक्टर हटा दो। एडम काफी घबरा रहा था क्योंकि उसे तो ढंग से ड्राइविंग भी नहीं आता और जो सोचा था वही होता है। एडम फेंस को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर जेम आ जाती है सिचुएशन संभालने। डैन जोवाना को मैसेज करता है तो वहीं जीन अपने घर के बाहर बनाया गया ट्री हाउस तोड़ रही थी। जोवाना बाहर आती है अपनी बहन की मदद करने के लिए, लेकिन दोनों कीचड़ में गिर जाते हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना भड़ास निकालने लगते हैं और जोवाना अपनी बहन से कहती है कि तुम ट्री हाउस को तोड़ रही हो जो उस आदमी ने बनाया जिसे लगा होगा कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है। तो वहीं जीन बस इतना ही चाहती है कि जोवाना थेरेपी ले क्योंकि बचपन में उसके साथ अब्यूज हुआ था, लेकिन जोवाना इस बारे में बात कभी नहीं करती। तो वहीं स्कूल में सारे बच्चे धरने पर बैठे होते हैं जिसे देखकर ग्लोरिया काफी खुश हो जाती है। एरिक के जूते पर वही मछली वाला स्टिकर लगा हुआ था। तो वहीं लिफ्ट के अंदर ओटिस और ओ अभी भी फंसे हुए हैं। कैल और रोमन सबके लिए ब्रेड ला रहे थे और रोमन उससे पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर कैल बताती है कि वो टेस्टोस्टेरोन ले रही है और उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। वो अपने ब्रेस्ट का सर्जरी कराना चाहती है, जिस पर वो रोमन से पूछती है कि तुम्हारा कितना खर्चा लगा था। रोमन कहता है 10,000 पाउंड, जो कि बहुत ज्यादा है। एरिक कैल को जीसस की तरह हेलुसिनेट करता है और वो एबी को बताता है कि वो अजीब अजीब चीजें देख रहा है, जैसे कि भगवान उससे बात करने की कोशिश कर रहे हों, कि उसे कम्युनिटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। एडम को लगने लगता है कि आज जो भी हुआ उसके बाद जेम उसे जॉब से निकाल देगी, लेकिन जेम कहती है कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और मैं तुम्हें भला क्यों निकालूंगी, और वो उसे कह देती है कि ट्रैक्टर पर दोबारा मत चढ़ना। तो वहीं दोनों बहनें अभी भी लड़ रही थी और जोवाना घर छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाती है और जीन अपनी बहन से कहती है कि तुम तभी दिखाई देती हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तुम बहुत सेल्फिश हो, और गुस्से में जोवाना घर छोड़कर चली जाती है। फिर वहाँ मेव आती है और जीन और मेव अंदर एक दूसरे से बातें करते हैं और जीन बता रही होती है कि जब वो अपनी माँ को खोई थी तो उसे कितना कुछ सहना पड़ा था, उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ही पलट गई हो। मेव कहती है कि मेरी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी और अब मुझे राहत महसूस होती है कि वो चली गई है। ओटिस और ओ मेव के बारे में बात कर रहे थे और ओटिस बताता है कि वो शायद इस स्कूल में पढ़ने वाली है। वो बताने लगती है कि वो ओटिस के बारे में उसके घर पर एक आर्टिकल पढ़ी थी कि उसे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिस पर ओटिस बताने लगता है कि मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे थेरेपी देने की कोशिश मत करो। ओटिस उसे कहता है कि तुमने सबके सामने मेरा गलत इमेज बना दिया, क्या तुम सच में सेक्सुअल हो या तुम नाटक कर रही हो, जिस पर ओ नाराज हो जाती है और कहती है कि ये तुमने गलत कह दिया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेव और जीन घर पर खाना बना रहे थे और मेव बताती है कि वो अमेरिका नहीं जाने वाली और कैवेंडिश में ही वो एडमिशन लेने का सोच रही है। वो राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके टीचर ने कहा कि मेव कभी भी अच्छी राइटर नहीं बन सकती। सब्जी छीलते समय मेव का हाथ कट जाता है, लेकिन जीन उसकी देखभाल करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत छोटी उम्र से खुद की देखभाल कर रही हो और तुम काफी अच्छा कर रही हो। वो मेव को समझाती है कि अगर तुम में इतनी
इतनी काबिलियत है कि तुम्हें उस राइटिंग कोर्स के लिए चुना गया, तो तुम में इतनी भी काबिलियत है कि तुम उस कोर्स में कामयाबी भी मिले। तुम्हें जरूरत है बस एक पेरेंट की जो तुम्हें हिम्मत दे, और कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। ये सुनकर मेव को बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा से शायद यही तो सुनना चाहती थी। वो ओटिस को बताने लगती है कि वो जानती है कि उसने रूबी के साथ गलत किया, और वो बताने लगती है कि वो जिस पुराने स्कूल में पढ़ा करती थी तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ उसे घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती थी। उनके साथ रहने के लिए उसे उन लोगों की तरह बनना पड़ा ताकि वो अपनी कमियां छुपा सके। इसके बाद वो सेक्स और रिलेशनशिप के बारे में और जानने लगी, दोस्तों के प्रेशर में आकर। और अब जब वो कॉलेज में आई है तो उसने खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया, लेकिन वो दूसरों को कैसे बताती कि वो एसेक्सुअल है, जिसे सेक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो लोग उससे सेक्स की एडवाइस क्यों लेंगे? उसके एक भी दोस्त नहीं थे और उसका क्लिनिक ही उसका सेफ स्पेस था। लेकिन फिर ओटिस आ गया और उसने ओ का सब कुछ छीन लिया। फिर आखिर में लिफ्ट चालू हो जाता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स अपना धरना वहीं खत्म करते हैं और घर जाते वक्त ओ ओटिस को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सेक्स करने से दिक्कत है, तुम्हें बस इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारा भी दिल ना टूट जाए जैसे तुम्हारी मॉम के साथ हुआ था। एडम अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों करीब आ रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि आप दोबारा से मॉम के करीब जाना चाहते हैं। जैक्सन अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी दोनों माँ घर पर नहीं है, इसलिए वो अपनी मॉम के कमरे को चेक करता है और रोज के ड्रॉयर में उसे एक लेटर मिलता है जो जेरोम नाम के आदमी ने लिखा है। ओटिस अपने घर आता है तो वो मेव को देखकर चौंक जाता है। माइकल अपने स्कूल को ईमेल के जरिए बता देता है कि वो फंड रेजिंग के लिए कैटरिंग में मदद करना चाहता है, क्योंकि माइकल को खाना बनाना बहुत पसंद है। वे बो के मैसेज को इग्नोर कर रही थी। फिर वहाँ पर जैक्सन आता है और वो अपने दोस्त को संभालता है। मेव ओटिस को बताती है कि वो दोबारा से अमेरिका जाने का सोच रही है। वो कहती है कि उसका हमेशा से सपना था कि वो यहाँ से बाहर निकले और उसे अमेरिका में बहुत अच्छा लगता है। ओटिस सोचने लगता है कि शायद मेव फिर कभी नहीं आएगी, लेकिन वो मेव को रोकना नहीं चाहता। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। फिर अगले ही दिन मेव तैयार हो जाती है अमेरिका जाने के लिए, और जाने से पहले एमी मेव से मिलने आती है। फिर मेव एमी और आइजैक के सामने कहने लगती है कि मुझे तुम दोनों के एक साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं शायद तुम दोनों को खो देती, मुझे इस बात का डर था। इसके बाद मेव अपनी माँ के असलों को अपने घर के सामने ही बहा देती है और आखिरी बार वो अपनी मॉम को गुड बाय कहती है। आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 में रोमन और एबी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि एबी इंटरेस्टेड नहीं है। मेव ओटिस को मैसेज करती है कि वह अमेरिका पहुंच गई है। वो एक वीडियो बनाती है और सभी से माफी मांगती है और अपने सर्कुलेट हो रहे वीडियो को लेकर कहती है कि मुझे बहुत दुख है जो मैंने पहले किया और मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। रूबी ओ के वीडियो को देख रही थी। मेव अपने कमरे में जाती है तो वो अपनी फ्रेंड एलन को एक लड़के के साथ सेक्स करते हुए देख लेती है। ओटिस अपनी माँ से बात कर रहा था कि आज इलेक्शन डे है और उसे नहीं लगता कि वो जीतने वाला है। जीन बताने लगती है कि मेव को लेकर उदास मत होना, वो अपने लिए अच्छा रही है। जब मेरी उससे बात हुई तो वो बहुत टूटी हुई थी और मैंने उसे समझाया कि उसे जाकर अपने सपने को पूरा करना चाहिए, जो उसने शुरू किया उसे खत्म करना चाहिए। ये सुनकर ओटिस निराश हो जाता है कि उसकी माँ की वजह से मेव अमेरिका चली गई। वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ डिप्रेस्ड है, लेकिन सच बात तो यह है कि वो बस अपने बेटे के लाइफ को खराब करने में लगी हुई थी। वो गुस्से में चला जाता है। जोएना जाने से पहले अपना एलईडी फेस मास्क लेने और नहाने का सोचती है। इस बीच कैल की माँ देखती है कि उसकी बेटी कमरे में नहीं है। जैक्सन विव के साथ अपनी माँ के बॉयफ्रेंड जेरोम के घर पहुंच जाता है और जैक्सन उसे कहता है कि शायद आप मेरे डैड हो, जिस पर वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। माइकल अपना पैशन को फॉलो करता है और अपना सारा टाइम खाना बनाने में बिताता है। फंड रेजिंग के लिए स्कूल में फंड रेजिंग की तैयारी की जा रही थी और कैल की माँ स्कूल पहुंच जाती है और आयशा उसकी माँ से बात करती है जो बताती है कि कल से कैल मिसिंग है। एमी और आइजैक ऑप्शन की तैयारी कर रहे थे, फिर दोनों किस करने वाले थे, लेकिन एमी उसके गाल पर किस करती है और उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि कैल मिसिंग है। इसलिए स्कूल में सभी मिलकर कैल को ढूंढने के बारे में सोचने लगते हैं और एरिक अपनी माँ के साथ चर्च जाता है तो फादर उसे बताते हैं कि चर्च जिस तरीके से सोचता है वो तुम्हारे स्कूल के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस वजह से हम तुम्हारे फंड रेजिंग के पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये जानकर एरिक शॉक्ड हो जाता है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एक मॉल में पहुंचते हैं कैल को ढूंढने के लिए और वहाँ रोमन ओटिस को कल रात एबी के साथ हुए सेक्स के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एबी ने मेरे कंबल को जला दिया और ऐसा लगता है वो इंटरेस्टेड थी ही नहीं। ओटिस उसे समझाता है कि जरूर एबी किसी प्रेशर से गुजर रही है और तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। एबी सभी को टीम बनाकर कहती है कैल को ढूंढने के लिए और एक टीम में ओटिस, ओ और रूबी होते हैं, लेकिन रूबी ओ का चेहरा भी नहीं देखना चाहती और चली जाती है। मॉल में 50% का सेल चल रहा था, इसलिए एमी शॉपिंग करने लगती है। वो विव से बात करता है और उसे कहता है कि मैं बस तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता और मैं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन विव फिलहाल उससे बात नहीं करना चाहती। जोएना घर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले जीन उसे चेक देती है जिससे वो अपना कर्ज चुका सकती है। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम हमेशा सच कहती थी कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं हमेशा से याकूब के साथ रहना चाहती थी। जीन कहती है कि उसने शो छोड़ दिया और जीन इमोशनल होकर अपनी बहन से कहती है कि हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन तुम प्लीज यहाँ
यहाँ रुक जाओ, पर जोआना नहीं रुकने वाली और वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी माँ नहीं हो, इसलिए तुम काम करना बंद कर दी हो, लेकिन सच बात तो यह है कि तुमने ओटिस की बहुत अच्छी परवरिश की है और तुम जॉय के साथ भी वैसा ही करोगी। और वो सोचती है कि काश उन दोनों की माँ भी जीन की तरह होती। जोआना चली जाती है। मॉल में ओटिस को फूड कोर्ट से पता चलता है कि कल शाम कैल वहाँ पर आई थी, इसलिए सारे स्टूडेंट्स जाते हैं सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए। लेकिन वहाँ बैठी लड़की स्कूल से रूबी की बहुत बड़ी फैन है और वो रूबी के साथ सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन रूबी कहती है पहले हम सिक्योरिटी कैमरा देखेंगे। कॉलेज में एक स्टूडेंट गायब है, इसलिए माइकल अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंच जाता है, ये सोचकर कि अगर उसका बेटा गायब हो जाएगा तो वो क्या करेगा। वो अपने बेटे से कह देता है कि वो एडम से प्यार करता है, चाहे वो जैसा भी हो। एडम अपने पापा से पूछता है कि क्या आपको घोड़े को गले लगाना है, घोड़े को गले लगाने से अच्छा लगता है। माइकल अपने बेटे को गले लगा लेता है। चर्च में एरिक के दोस्त का बैप्टिज्म हो जाता है, लेकिन एरिक बैप्टिज्म के लिए श्योर नहीं है, इसलिए वो हिम्मत करके चर्च में सभी के सामने कह देता है कि वो एक क्रिश्चियन है और वो एक गे है। और कई लोग ऐसा मानते होंगे कि ये एक पाप है और एरिक को ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला। वो सभी से कहता है कि अगर मैं जैसा हूँ, अगर आप लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो फिर मैं बैप्टाइज हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एरिक की माँ को छोड़कर कोई एरिक के सपोर्ट में खड़ा नहीं होता, इसलिए एरिक वहाँ से चला जाता है। मॉल में सभी दोस्त एक साथ बैठे होते हैं और आयशा एबी से कहती है कि मुझे गॉसिप करना बहुत पसंद है और रोमन को योगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रोमन कहता है कि वो दोनों आजकल सेक्स भी नहीं करते, जिस पर ओटिस एबी से कहता है कि इस पर तुम्हें बात करनी चाहिए। ओ के कहने के बाद एबी बताने लगती है कि अगर मैं अपने सच्चे फीलिंग्स को बाहर आने दूं तो मैं बस चिल्लाना चाहती हूँ। ओ उसे समझाती है कि अगर तुम अपने नेगेटिव फीलिंग्स को अंदर दबा के रखोगी तो इससे तुम्हारा दर्द और बढ़ेगा। कभी कभार हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स भी टॉक्सिक होता है। इसके बाद एबी रोमन से कह देती है कि वो रोमन के साथ सेक्स नहीं करती क्योंकि रोमन बड़े अजीब अजीब आवाज निकालता है और उसके मुंह से हमेशा लहसुन की बदबू आती है। ये कहकर उसे काफी हल्का महसूस होता है। रूबी को सीसीटीवी कैमरा में कैल दिखती है जो अपने बैग को डस्टबिन में फेंक देती है। ओटिस को डस्टबिन में बैग ढूंढना पड़ता है, तो इस बीच वो रूबी से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया। और आखिरकार उन्हें कैल का बैग मिल जाता है और उसके अंदर कैल का सामान होता है। वो विव को बार बार मैसेज कर रहा था, जिस पर जैक्सन को लगता है कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एमी वो के बारे में विव से बात करती है और एमी कहती है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि वो कुछ ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें कंट्रोल करता है। एरिक को एबी मैसेज करके बताती है कि कैल मिसिंग है, तभी उसका फोन लेकर कोई जंगल में भाग जाता है। एरिक उसके पीछे दौड़ता है और पता चलता है कि ये तो वही बेघर औरत है और वो उसका फोन उसे लौटा देती है। और एरिक उसे पूछता है कि आप मुझसे क्या चाहती हो। वो औरत कहती है कि तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जो मैं चाहती थी। ये सफर तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम ही उन लोगों को बताओगे कि वो जैसे हैं, मुझे उन सभी से प्यार है और यही होगा तुम्हारा मकसद। यानी कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जीसस का एक रूप है जो एरिक के लाइफ में आई है। फिर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है और एरिक की नजर जाती है कैल पर जो दूर पहाड़ के पास बैठी हुई थी। एरिक उसे कहता है कि लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कैल उसे अपने अंदर की फीलिंग्स के बारे में सब कुछ कहने लगती है कि अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं इस शरीर के अंदर कैद हूँ। फिर वहाँ पर जैक्सन पहुँच जाता है और वो कैल से कहता है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तुम इतने दुख से गुजर रही हो। फिर वो दोनों कैल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और एबी को मैसेज मिलता है कि कैल का पता लग गया, जिससे कैल की माँ खुश हो जाती है। एमी आइजक को बताती है आज सुबह गाल पर किस करने को लेकर और वो कहती है कि मेरे साथ बस में असॉल्ट हुआ था, तब से मैं फिजिकल होने से डरती हूँ। मे को एक बुक कंपनी से कॉल आता है और उसने मेव के नॉवेल के आइडिया को पढ़ा और वो कहती है कि मुझे एलन ने भेजा था तुम्हारा नॉवेल का आइडिया। और वो मेव से कहती है कि हमें आइडिया बहुत पसंद आया और हम और पढ़ना चाहते हैं। मेव कहती है मेरे पास थोड़ा और लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगी। एडम सारे बच्चों के साथ अपने पापा को भी हॉर्स राइडिंग सिखाता है। क्लास हो जाने के बाद जेम एडम की तारीफ करती है और एडम जेम को बता देता है कि मेरे एक्स का नाम एरिक है और एडम बाइसेक्सुअल है और उसे अपनी यही बात पसंद नहीं है, लेकिन वो खुद को पसंद करना चाहता है। और ये सुनने के बाद जेम एडम को डेट पर चलने के लिए पूछती है। जीन रेडियो शो में पहुंच जाती है और सीलिया से कहती है कि मैं ये शो छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वहाँ पर शो की नई होस्ट टीली होती है। सीलिया उसे कहती है यहाँ से जाने के लिए और दोबारा ये शो वो जीन को सौंप देती है। जैक्सन घर जाकर अपनी दोनों माँ को बताता है कि वो जेरोम के बारे में जानता है क्योंकि उसे लेटर मिला और वो अपनी माँ से सब कुछ जानना चाहता है। रोज कहने लगती है कि वो बस एक मिस्टेक था और उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि ये कोई मिस्टेक नहीं है। असली में रोज तो बहुत खुश थी, लेकिन जेरोम की ऑलरेडी एक फैमिली थी, इसलिए उसे जैक्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सब कुछ सुनने के बाद जैक्सन नाराज हो जाता है कि इतने सालों से उसकी माँ ने उसे ये सच्चाई नहीं बताया। एरिक एबी आयशा और रोमन को बता देता है कि फंड रेजिंग से जो भी पैसा इकट्ठा होगा चर्च उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इसके बाद ओटिस और एरिक एक दूसरे से मिलते हैं और अपने बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करते हैं और वो कहता है कि वो एरिक को नहीं खोना चाहता क्योंकि इस साल उसने बहुत कुछ खोया है। फिर दोनों दोस्त गले मिलते हैं और अंदर जाकर वो मस्ती करने लगते हैं। वहाँ पर ओटिस की माँ जीन का रेडियो शो चल रहा था और उस शो में जोआना कॉल करती है और वो अपने साथ हुए असॉल्ट के बारे में बात करती है जो तब हुआ था जब जोआना 12 साल की थी और उसके मॉम के बॉयफ्रेंड ने उसे गलत तरीके से छुआ था और वो हमेशा से एक जगह रुकने से डरती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो एक जगह रुक जाएगी तो वो अपने इस असॉल्ट के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाएगी। जीन अपनी बहन से कहती है कि तुम इस बारे में बात कर रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। और जीन अपने बारे में बताने लगती है कि वो हमेशा इस बात को इग्नोर करती थी कि प्रेगनेंसी के बाद उसे डिप्रेशन है। वो
इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन खुलकर बात करना यही तो मदद मांगने की ओर पहला कदम है। और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें इस चीज का सामना अकेले नहीं करना चाहिए। इसलिए जोएना मोरडेल पहुंच जाती है। तो वहीं एमी उस जीन्स पैंट को पहनकर अपनी कुछ तस्वीर खींचती है और आखिर में उसे जला देती है और इस बात का जश्न मनाती है और अपने ट्रॉमा को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है। एलन मेव को बताती है कि थॉमस तुमसे मिलना चाहते हैं और मेव के लिखे हुए पीस की वो तारीफ करती है और कहती है कि शायद मैं बैंकिंग या फिर टेक कंपनी में जॉब कर लूंगी क्योंकि मुझसे ये राइटिंग नहीं होने वाला। मेव जाकर अपने प्रोफेसर से मिलती है और पिछली बार शक्ति दिखाने को लेकर थॉमस मेव से माफी मांगता है। मेव कहती है कि आपने कहा था कि मैं राइटर नहीं बन सकती। थॉमस कहता है मैं चाहता था कि तुम खुद को पुश करो। मेव कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपका वो मतलब था। आपके वो कहने से मैं बिल्कुल टूट गई थी और आपकी वजह से मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहती थी। मैं यहाँ बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं हूँ। मैं अगर हार जाऊँ या कोई चीज छोड़ दूँ तो मेरे पास बैकअप नहीं है। मेव अपने टीचर को समझाती है कि उसके जैसे यहाँ बहुत स्टूडेंट्स होंगे और उसके टीचर के शब्द बहुत मायने रखते हैं। आयशा कैल से मिलने के लिए आती है और उसे पूछती है क्या हम तुम्हारे टॉप सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। कैल खुश हो जाती है। रात में फंड रेजिंग के लिए सारे स्टूडेंट स्कूल आते हैं और वो वेव से बात करना चाहता है, लेकिन वेव उसे कह देती है कि मुझे ना तुमसे बात करना है, ना तुम्हारा मुंह देखना है, ना तुम्हारा आवाज सुनना है। पेंटिंग ऑक्शन स्टार्ट होता है और एमी के पेंटिंग को ग्लोरिया खरीद लेती है। वो भी बहुत ज्यादा दाम में, क्योंकि उसे लगता है कि एमी की फोटोग्राफी में काफी पोटेंशियल है और हो सकता है कि ये पेंटिंग की कीमत भी कुछ साल में बढ़ जाए। जैक्सन कैल को मैसेज करके पूछता है कि क्या दोनों हैंग आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल के स्टूडेंट काउंसिलर के विनर का नाम घोषित किया जाता है और वो विनर है कॉनर। लेकिन वो स्पीच देते समय अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि उसे लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओटिस स्पीच देता है और सभी से कहता है कि स्कूल में पहले से ही एक सेक्स थेरेपिस्ट थी जो मेरे से बेटर है और वो कोई और नहीं बल्कि ओ है, लेकिन अब कोई भी ओ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जो भी उसने रूबी के साथ किया। उसके बाद फिर रूबी स्टेज पर जाती है और वो कहती है कि मेरे वीडियो को मैंने ही रिलीज किया था। मुझे लगा कि ओ को बर्बाद करके मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस कॉलेज में आकर उसे ऐसा लगता है कि वो काफी नरम दिल हो गई है और वो सभी से कहती है कि उन सभी को ओ को एक और मौका देना चाहिए। इसके बाद ओ ऑफिशियली स्कूल की एक लौती सेक्स थेरेपिस्ट बन जाती है। फिर सभी वहाँ डांस करने लगते हैं, पर वहाँ पर चर्च के फादर पहुंच जाते हैं और एरिक से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि चर्च में और भी ज्यादा डिस्कशंस हो ताकि हमारी भी सोच बदले। ये सुनकर एरिक खुश हो जाता है और सभी से कहता है आकर डांस करने के लिए। ओटिस रूबी से जाकर बात करता है कि क्या हम दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं। रूबी कहती है मेरे ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। तो वहीं एक कमरे में अकेले एमी और आइजैक इंटीमेट हो रहे थे। ओ ओटिस से आकर कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे पार्टनर बन सकते हैं और उसे अब ऐसा लगता है कि एक दोस्त होना बुरी बात नहीं है और ओटिस उसकी बात मान जाता है। ओटिस एरिक से मेव के बारे में बात करता है और बताता है कि उन दोनों में तय हुआ है कि अमेरिका जाकर वो दोनों एक दूसरे से मैसेज नहीं करेंगे। एरिक ओटिस से कहता है कि वो चर्च का फादर बनना चाहता है, यानी कि पेस्टर, और ओटिस उसे कहता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट बनोगे। एडम अपने पापा और मम्मी दोनों के साथ बैठकर टीवी देखता है। रोज और सोफिया जैक्सन से आकर बात करते हैं और सोफिया बताती है कि जेरोम एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जो तुम्हें जानना नहीं चाहता। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो वहीं कैल अपनी माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ कहती है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मदद कैसे करनी है। जीन अपनी बहन के साथ रहने लगती है। रोमन और एबी इंटीमेट हो रहे थे और पूरी रात एरिक और ओटिस गेम खेलकर वक्त बिताते हैं जो कई दिनों से उन्होंने एक साथ नहीं किया। फिर अगली सुबह घर आकर ओटिस अपनी माँ से माफी मांगता है कि उसने अपनी माँ पर गुस्सा निकाला। जीन अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हारे अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं उसे बाहर आने दो, नहीं तो टूटा हुआ दिल टूटा ही रह जाता है। फिर उनके घर में डैन आता है और ओटिस जब अपने कमरे में जाता है तो उसे मेव का लिखा हुआ लेटर मिलता है और मेव उसे कहती है कि एक्साइटेड मत होना, ये कोई लव लेटर नहीं है। और वो आगे कहने लगती है कि कैसे वो ओटिस के वजह से वो अंदर से बदल गई है। पहले वो सोचा करती थी कि दुनिया में सभी लोग मतलबी होते हैं, लेकिन जब वो ओटिस से मिली, उसके साथ क्लिनिक चलाई, तब उसे ऐसा लगा कि लोगों को बस एक कनेक्शन की जरूरत है। और मेव को भी और हिम्मत मिली कि वो लोगों के सामने अपनी दिल की बात रख सके। और चाहे वो और ओटिस एक साथ ना रहें, लेकिन मेव हमेशा उसे अपने दिल में रखेगी क्योंकि ओटिस की वजह से ही वो एक बेहतर इंसान बन पाई है और उसे हर चीज के लिए वो थैंक्स कहती है। और इसी के साथ सेक्स एजुकेशन सीजन 4 यही एंड हो जाती है और ये शानदार सीरीज की एंडिंग भी यही है। आगे कोई सीजन नहीं आने वाला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।